तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आई पेरी एवरीथिंग एनिमे सीरीज की एपिसोड 1 की स्टोरी को। एपिसोड की शुरुआत में हमें नॉर नामक एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक बूढ़ी औरत के घर के सामने का नाला साफ कर रहा होता है। नाला साफ होने पर वो औरत नॉर को कमीशन देती है और नॉर को उनसे जल्द ही फिर से मिलने को कहती है। उसके बाद सीन चेंज होती है और हम नॉर को किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हुए देख पाते हैं। वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत तेजी से काम करता है और शाम में मैनेजर नॉर से कहता है, क्या बात है नॉर, तुम्हारी वजह से हमने कई दिनों का काम एक ही दिन में निपटा दिया है। तभी नॉर एक गुफा से निकली एक रोशनी को नोटिस करता है और ठीक तभी वो एक लड़की को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुन पाता है। नॉर तुरंत गुफा के अंदर जाता है और देखता है कि एक लड़की को एक बहुत ही बड़े जादुई बैल ने अपने जादू से कैद कर लिया है और वहाँ पर कई सारे सैनिक भी मौजूद थे। नॉर उस बैल को देखकर चौंक जाता है और कहता है, एक बैल और वो भी इतना बड़ा। इसके बाद हमें 15 साल पुरानी किंगडम ऑफ क्ले नॉर्थ वेस्ट रीजन को दिखाया जाता है। हम एक घर के अंदर एक बच्चे को देखते हैं। वो अपने बीमार माँ के लिए कुछ जड़ी बूटियों से एक दवाई बनाता है और माँ को देने जाता है। ये लीजिए माँ, ध्यान से पीजिएगा, ये गर्म है। माँ दवाई पी लेती है और बेटे को शुक्रिया कहती है। ये बेटा और कोई नहीं नॉर होता है। नॉर कहता है, माँ मैं भेड़ बकरियों को चरा कर आता हूँ और इस बार उन्हें पहाड़ों पर ले जाऊंगा। माँ थोड़ा संचय करती है लेकिन ठीक तभी नॉर कहता है, मैं उस चट्टान को पार नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ आज रात के लिए मैं कुछ फल और मीट भी लेकर आऊंगा। उसकी माँ की तबीयत बहुत ही बिगड़ चुकी थी। रात को नॉर माँ के लिए सूप बनाता है और माँ को देने जाता है। वो माँ को बुलाने लगता है लेकिन माँ कुछ जवाब नहीं देती और नॉर बुरी तरीके से डर जाता है और रोने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। नॉर माँ की कब्र के पास जाकर थोड़ी देर रोता है और इसके बाद वो फैसला करता है कि वो हर दिन बहुत ज्यादा मेहनत करेगा और इसी तरीके से वो हर दिन बिताने भी लगता है। लेकिन घर में उसे माँ ना होने की महसूस भी होती है। एक रात को नॉर कुछ किताबें ढूंढ रहा होता है और उसे एक बहुत ही पुरानी किताब मिलती है। किताब खोलते ही उसे उसकी बचपन की यादें आने लगती है जहाँ पर उसके पिता उसे कहानी सुना रहे थे। नॉर के डैड उसे एडवेंचरस की सच्ची कहानी को सुनाने लगते हैं। वो कहने लगता है कि कुछ तलवारबाज होते हैं जो प्राचीन ड्रैगन्स को हराते हैं, तो कुछ जादूगरी की शिक्षा लेते हैं या किसी जंगल को श्राप से मुक्त करते हैं, बल्कि एक ने तो स्पिरिट किंग से अमृत तक लेकर आया था। चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों ना हो, ये हमेशा अपने साथियों और कमजोरों की हिफाजत करते हैं। ऐसा होता है एक सच्चा एडवेंचरर। छोटा नॉर ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और अपने डैड को इसके बारे में और बताने के लिए कहता है। नॉर के डैड फिर से शुरू हो जाते हैं। तभी हम यंग नॉर को फिर से देख पाते हैं। वो अपनी माँ की कही आखिरी बातें याद करता है। माँ ने कहा था कि वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकता है। अगले दिन नॉर काम पर लग जाता है। माँ और पिता के कब्रों में फूल रखता है और कहता है, माँ पापा आज मैं पहली बार दूसरे शहर जा रहा हूँ और मैं एक एडवेंचरर बनूंगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और रात जंगल में ही बिताता है। अगले दिन वो जंगल पार करता है और एक बहुत सुंदर शहर को देख पाता है। वो गार्ड से पूछकर शहर के अंदर पहुँच जाता है। नॉर शहर के अंदर जाने के बाद बहुत सारे लोग और दुकान को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने जिंदगी में कभी भी इतने सारे लोग और दुकान को नहीं देखा था। कुछ दूर जाने के बाद वो एक रूम के अंदर जाता है और कहता है कि मुझे एक एडवेंचरर बनना है और एक सिपाही ने कहा है कि एडवेंचरर बनना है तो मुझे इसी जगह पर आना होगा। वहाँ के मैनेजर कहते हैं कि बेवकूफ मत बनो, ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। अपने माँ बाप का ख्याल नहीं है क्या? तभी नॉर कहता है कि उसके माँ बाप दोनों नहीं है, वो अनाथ है। फिर वो आदमी पूछता है, दोनों नहीं है क्या? ठीक है फिर नाम क्या है तुम्हारा? नॉर नाम बताता है। आदमी कहता है, हाँ तो सुनो नॉर, सबसे पहले तुम्हें ट्रेनिंग स्कूल में जाना होगा। वैसे तुम पहले हो जो कि इतने कम उम्र में दाखिला लेने आए हो। आदमी आगे बताता है, जो भी रॉयल कैपिटल के एडवेंचरर गिल्ड में शामिल होना चाहता है उसे एक ट्रेनिंग स्कूल चुनना होगा जहाँ पर तुम एक क्लास को चुनकर वहाँ पर ट्रेनिंग लोगे, क्योंकि एक एडवेंचरर को सबसे पहले कुछ स्किल्स को सीखनी होती है, तलवारबाजी, जादूगरी और बहुत कुछ, जो तुम्हारा मन करे। नॉर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, मैं तैयार हूँ, मैं तलवारबाज बनना चाहता हूँ। मैं उस तलवारबाज जैसा बनूंगा जिसने एक ही बार में विशाल ड्रैगन को मार गिराया था। उसके बाद नॉर भी बाकियों के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है। वहाँ पर कुछ लोगों के तलवार से जादुई शक्ति प्रकट हो जाती है। नॉर ये देखकर और मेहनत करने लगता है और उसे एक एडवेंचरर मास्टर नोटिस कर रहा होता है।
ऐसे ही 7 महीने बीत जाते हैं और नॉर अभी भी कोई जादुई शक्ति प्रकट करने में असफल होता है। मास्टर उससे कहता है तुम अपने समय का बर्बादी कर रहे हो। नॉर कहता है नहीं मास्टर, मैं ये कर सकता हूँ। मास्टर कहता है इतने दिनों में तुम अगर कुछ सीख पाए हो तो बस हम लोगों को पेरी करना। मेरी मानो तो अब तुम्हें कोई और रास्ता चुन लेना चाहिए। हो सकता है कि दूसरे स्कूल में तुम और कोई स्किल्स को मास्टर कर पाओ। उसके बाद वो तलवारबाजी छोड़ देता है और वॉरियर बनने के लिए वॉरियर स्कूल में जाता है। वो सोचता है कि वॉरियर जो हथियार चलाने में सबसे माहिर है, जो अपने साथियों के साथ सबकी हिफाजत करते हैं, और मैं भी उन जैसा ही बनूंगा। नॉर उधर भी बहुत मेहनत करता है, लेकिन वहाँ पर भी वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता और दूसरे स्कूल में चला जाता है। इसके बाद वो हंटर स्कूल में जाता है, लेकिन वहाँ से भी उसे निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो थीफ स्कूल में जाता है और उधर उससे कहा जाता है ना तो तुम्हें किसी जाल को काटना आता है, ना ताला तोड़वाते हो, ना तुम्हें कोई भनक भी लगती है। ये स्कूल तुम्हारे लिए नहीं है। इसके बाद नॉर मैजिशियन स्कूल में जाता है। वहाँ एक बहुत ही बुरा मैजिशियन नॉर से कहता है इतने दिनों में तुमने सिर्फ एक टाइनी फ्लेम को ही जलाना सीखा। मैंने तो आज तक तुम्हारे जैसा कम हुनरमंद लड़का कहीं नहीं देखा। इसके बाद वो क्लरिक स्कूल में जाता है और उधर से भी निराशा ही मिलती है। नॉर निराश होकर वापस उस आदमी से मिलता है और वो आदमी कहता है कि इतने दिनों में तुम एक भी स्किल मास्टर नहीं कर पाए। तुमने हर ट्रेनिंग स्कूल में 3 महीने बिताए, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। नॉर देखो, तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम में एडवेंचरर बनने की कोई खूबी नहीं है। ये सब सुनने के बाद वो घर लौट आता है और अपने आप से कहता है लगता है मुझ में कोई हुनर नहीं है। मैं समझ गया हूँ और इसीलिए मुझे दूसरे से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी और इसके लिए मैं तैयार हूँ। वो एक लकड़ी की तलवार बनाता है और ट्रेनिंग में लग जाता है। वो अपने मन में ही कहता है तलवारबाज सेंसे ने खुद कहा था कि अगर मैं एक ही स्किल पर मेहनत करता रहूंगा तो वो एक नई स्किल में तब्दील हो जाएगी। वो पेरी कहता है और एक ही स्किल को प्रैक्टिस करने में लगता है। पेरी का मतलब है किसी हमले से बचना या तो उसे रोक देना। वो 1 साल में 10 तलवारों के हमलों से बच पाने लायक बन जाता है, लेकिन कोई न्यू स्किल सीख नहीं पाता। अब 3 साल बाद वो 100 तलवारों के हमलों से बच पाता है, लेकिन फिर भी वो कोई न्यू स्किल सीख नहीं पाता। वो दिन रात मेहनत करने लगता है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं और अब वो 100 तलवारों की हमलों से भी बचने लायक बन चुका था, लेकिन तब भी वो एक भी न्यू स्किल को सीख नहीं पाता। वो आखिरी बार के लिए फिर से शहर की ओर जाता है और उस आदमी से मिलता है। मास्टर इतने साल बाद नॉर को देखकर खुश होता है और दोनों बातें करने लगते हैं। नॉर कहता है इतने साल मैंने अकेले ही ट्रेनिंग की है, लेकिन मैं सिर्फ पेरी ही बेहतर कर पाया हूँ, कोई भी नई स्किल सीख नहीं पाया हूँ। तब मास्टर कहने लगता है देखो, एक एडवेंचरर के कुछ रैंक्स होते हैं। सबसे ताकतवर S रैंक और सबसे कमजोर E रैंक होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर रैंकिंग के बारे में सुनकर मुझे सोलो लेवलिंग एनिमे सीरीज की याद आ गई, जिनको अब S रैंक से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका है और सीजन 3 भी जल्द से आ जाए इसकी उम्मीद करता हूँ। आप लोगों में से किस किस ने सोलो लेवलिंग देख रखा है, कमेंट करके बताइएगा। खैर, मास्टर कहता है कि E रैंक से शुरुआत करने के लिए एक स्किल का होना बहुत जरूरी है, पर तुम्हारे पास तो एक भी स्किल नहीं है। तब नॉर कहता है शायद मुझे ये सपना देखना छोड़ देना चाहिए। तभी मास्टर कहता है लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि E रैंक के नीचे भी एक रैंक होती है। इस रैंक पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ये है F रैंक। नॉर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या मैं F रैंक से गिल्ड का हिस्सा बन सकता हूँ? लेकिन तभी मास्टर कहता है हाँ तुम बन सकते हो, लेकिन F रैंक वाले शहर के बाहर का किसी भी मिशन या तो कोई भी काम नहीं ले सकते। तुम्हें शहर में रहकर ही छोटे मोटे काम करने होंगे। नॉर मास्टर को और कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता और कह देता है कि वो तैयार है और उसे सभी शर्तें मंजूर है। मास्टर नॉर को F रैंक एडवेंचरर का लाइसेंस देता है। नॉर लाइसेंस पाकर बहुत ही खुश होता है। वो शहर में छोटे मोटे काम पे लग जाता है। साथ ही वो बॉडी एनहेंसमेंट, हीलिंग और टाइनी फ्लेम जैसी मैजिकल पावर का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करता है। इसके साथ वो शाम को अपनी ट्रेनिंग को भी जारी रखता है। इस तरह से ही हम एपिसोड की शुरुआत में दिखाई गई सीन तक पहुंच जाते हैं, जहां वो लोगों की मदद कर रहा होता है और एक गुफा में किसी लड़की की आवाज सुनता है। नॉर गुफा के अंदर बेल को देखता है। बेल सैनिकों को एक एक करके मारने लगता है और नॉर कुछ नहीं कर पाता। वो लड़की एक राजकुमारी होती है और बेल उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी नॉर उस बेल पर स्टोन से हमला कर देता है। अब बेल नॉर पे हमला करने लगता है और वो पेरी कहकर बेल की हर हमले से बचता रहता है, जिससे उसकी तलवार भी टूटने लगती है।
बेल अब राजकुमारी की ओर जाने लगता है और नॉर भी अपने पैरों की शक्ति को एनहेंस करके बेल के हमले को रोक देता है। उसकी तलवार टूट जाती है। बेल उस पर फिर से हमला कर देता है और नॉर इस बार अपनी पूरी ताकत लगाकर बेल का अटैक रोक देता है, जिसे उसकी खुद की तलवार टूटकर बेल का सर धड़ से अलग हो जाता है। नॉर मन में ही सोचता है कि अगर कुछ देर और ये फाइट जारी रहती तो फिर मैं मारा जाता, लेकिन मुझे हमेशा से एक ऐसे ही जिंदगी की ख्वाहिश थी। वो प्रिंसेस नॉर को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? नॉर कहता है नहीं, मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रिंसेस फिर से कहती है अरे मेरी बात तो सुनो। लेकिन नॉर वहाँ से निकल जाता है। वो सोचता है कि कितनी शर्म की बात है, एक बेल ने मुझे आज लगभग मार ही डाला था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं डरने नहीं वाला। अब से मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। और एपिसोड 1 यहीं पर ही खत्म हो जाती है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम उस गुफा में मरे हुए बेल और बाकी सैनिकों को देख पाते हैं। राजकुमारी की बॉडीगार्ड और वॉरियर कॉर्प्स की कैप्टन दौड़ते हुए राजकुमारी के पास आती है और पूछती है कि वो ठीक तो है ना। राजकुमारी लिन, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे यहाँ पर पहले ही आपके साथ आ जाना चाहिए था। तभी राजकुमारी कहती है कि अगर तुम यहाँ आ जाती तो वहाँ पर राइट ऑफ सक्सेशन कौन संभालता, और यहाँ आने की जीत तो मैंने खुद की थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ पर लॉर्ड डार्किन नाम का एक नाइट आ जाता है और कहता है राजकुमारी चलिए हम अभी महल जाने वाले हैं। लॉर्ड रिन अब से यहाँ की सारी बातें जानना चाहते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम राजमहल के अंदर राजकुमारी लिन का बड़ा भाई राजकुमार रिन को देख पाते हैं। राजकुमार रिन लॉर्ड डार्किन से कहता है क्या ये बात सच है? सुनने में आया है कि एक मिनोटोर को सड़कों पर लाया गया है और वो यहाँ डंजन के सबसे गहरे हिस्से से आया है। इसका मतलब है उसे यहाँ पर किसी का कत्ल करने के लिए बुलाया गया है। तभी लॉर्ड डार्किन कहता है कि ये मुमकिन है, हमें एक व्यापारी की लाश से एक अंगूठी भी मिली है जिससे उस मिनोटोर को उस्काया गया है। महा जादूगर ने उस अंगूठी की जांच करके कहा है कि वो एक माना स्टोन है जो बहुत रेयर माना जाता है, जो बाजारों में नहीं मिलता। तभी राजकुमार रिन कहता है कि मिनोटोर जैसे ए रैंक थ्रेट को कैद करना ये सिर्फ पैसों से नहीं हो सकता, आपके पास कितनी भी पैसे हो उसको खरीदा नहीं जा सकता। तभी डार्किन कहता है कि उन्होंने स्पेल पैटर्न के ट्रेसेस की तहकीकत की है जो उस माना स्टोन से पता चला है, और उनका कहना है कि ये जरूर मैजिक एम्परर डेरिडस का है। राजकुमार रिन कहता है तो मेरा अंदाजा सही था, मुझे लगा ही था कि ये उनकी ही चाल होगी। उन्होंने जानबूझकर ट्रेसेस छुपाने की कोशिश भी नहीं की, मतलब उनका मकसद राजकुमारी लिन की कत्ल करने के अलावा भी और कुछ था। मुझे लगता है वो इस इंतजार में है कि हम उन पर हमला कर दे। उन लोगों का मकसद है डंजन ऑफ द लॉस्ट और उनके खजानों को हथियाना। तभी रिन डार्किन से पूछने लगता है वो आदमी कौन था जिसने राजकुमारी रिन को मिनोटोर से बचाया था। उसने पलक झपकते ही एक आम तलवार से उस मिनोटोर का सर धड़ से अलग कर दिया था, और उसके बाद भी वो शैडो कंपनी की नजरों से बचकर निकल गया। इतना ताकतवर शख्स आखिर है कौन? इसके बाद सीन चेंज होता है और हम मास्टर को देख पाते हैं। वो नॉर से कहता है तुम कल से कहाँ थे नॉर? तुम्हारी फिक्र हो रही थी। कल एक मॉन्स्टर कंस्ट्रक्शन साइट के पास निकला था और वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। मास्टर उसी बेल के बारे में कह रहे थे जिसको नॉर ने एक ही बार में मार डाला था, लेकिन नॉर को लगता है कि मास्टर किसी और मॉन्स्टर के बारे में कह रहे होंगे। तब नॉर कहता है कि कल से कुछ अजीब लोग मेरा पीछा कर रहे थे, मैं थक गया था इसीलिए घर चला गया। अच्छा तुम घर चले गए थे, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारा उस मॉन्स्टर के साथ सामना नहीं हुआ। मेरे जैसा फॉर्मर ए रैंक भी शायद उसके सामने टिक नहीं पाता। नॉर कहता है कि इतना भयानक दरिंदा भी होता है क्या? और सोचता है शुक्र है कि मैं बस एक बेल से ही लड़ा। मास्टर नॉर को काम का पैसा देता है और तभी वो राजकुमारी वहाँ पर आ पहुँचती है। लिन कहती है अच्छा तुम यहाँ पर हो, आखिर मैंने किसी तरह से लॉन्ग डिटेक्शन स्किल से तुम्हारा पता लगा ही लिया। नॉर पूछता है तो तुमने अपनी ट्रेनिंग टिप स्कूल से ली है? लिन जवाब देती है नहीं, मैंने दरअसल ट्रेनिंग तो मैजिशियन ब्रांच से ली है, लेकिन साथ ही मैंने 6 ब्रांचेस की स्किल्स को भी सीख लिया। ये सब करना तो बस मेरी हॉबी है, लेकिन तुम जैसे इंसान के सामने तो सच में मैं कुछ भी नहीं। नॉर कहता है नहीं नहीं, ये तो कमाल की बात है। मास्टर और बाकी लोग राजकुमारी को वहाँ देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। राजकुमारी नॉर से बाहर जाकर बातें करने के लिए कहती है और तभी मास्टर नॉर से पूछता है नॉर ये सब क्या चल रहा है, तुमने क्या गुल खिलाया है भाई? नॉर कहता है मैंने कुछ नहीं किया मास्टर। राजकुमारी कहती है हम साउंड प्रूफिंग और कंसीलमेंट का यूज करके बिना किसी को पता चले बात कर सकते हैं। नॉर मास्टर से पूछता है इससे बात कर सकते हैं क्या? मास्टर कहता है हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, सिर्फ उसे किसी भी हाल में नाराज मत करना। नॉर को पता नहीं था कि लिन असल में एक राजकुमारी है और मास्टर की बातें भी उसे कंफ्यूजिंग लगती है।
इसके बाद दोनों साउंड प्रूफिंग और कंसीलमेंट का यूज करके बाहर आते हैं। राजकुमारी लिन उसी और बाकी सभी को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहती है। मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। मैं और मेरी परिवार मिलकर तुम्हें वो देंगे जो तुम्हें चाहिए। नॉर कहता है नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमने जो कहा वही मेरे लिए बहुत है। राजकुमारी बहुत रिक्वेस्ट करती है, उसे बहुत बार कहती है जो चाहिए वो ले लो, तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर ही खड़ी रहूंगी। तभी नॉर को अपना बचपन का एक सीन याद आता है जब उसने भी एक बार ऐसे ही जिद किया था। नॉर फाइनली कहता है अच्छा ठीक है, अगर सिर्फ तुम्हारे पापा से मिलना है तो ठीक है, लेकिन मुझे कोई इनाम वगैरह नहीं चाहिए। राजकुमारी लिन नॉर को अपने पीछे पीछे आने के लिए कहती है। दोनों महल के पास आते हैं और इतना बड़ा महल देखकर नॉर चौंक जाता है। तुम्हारा घर क्या इतना बड़ा है? दोनों अंदर जाने लगते हैं और नॉर उसका नाम भी पूछता है। नॉर महल को देखकर सोचने लगता है कि इसका घर तो सच में बहुत बड़ा है, या तो ये बहुत अमीर है या फिर ये कोई राजघराने से है। तभी नॉर को वो बात याद आती है जहाँ मास्टर ने कहा था कि उसे सिर्फ नाराज मत करना। नॉर सोचता है अब मैं समझा कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे। तभी कैप्टन इनिस वहाँ पर आ जाती है और लिन इनिस से कहती है जिसने मुझे बचाया था वो यहाँ पर आए हैं और मैं इन्हें पापा से मिलवाना चाहती हूँ। नॉर इनिस को देखकर सोचता है ये यहाँ की मेड है क्या? इन कपड़ों में घर की साफ सफाई करने में तो बहुत ही दिक्कत होती होगी। उसके बाद तीनों लिन के पिताजी मतलब महाराज के पास जाने लगते हैं और रास्ते में उनकी मुलाकात गिलबर्ट से होती है जो अपने भाले को नॉर के सामने रखता है। नॉर अंदर ही सोचता है लगता है इस घर में हर कोई से संभल कर रहना होगा। इनिस गिलबर्ट को कहती है ये राजकुमारी लिन की मेहमान है और इन्हें यहाँ से जाने दो और थोड़ा तमीज से पेश आओ गिलबर्ट। वहाँ पर राजकुमार रिन और महाराज उस घटना के बारे में बात कर रहे होते हैं जब मैजिकल एम्पायर देरिदास के राजा ने रिन के पिता मतलब किंग क्ले को उस डंजन का अधिकार और कुछ फौजियों को उनको सौंपने के लिए कहा था, जिसे किंग क्ले ने साफ मना कर दिया था, जिसके बाद से राज्य में खतरा काफी बढ़ गया है। तभी बाकी सब भी वहाँ पर पहुँचते हैं। नॉर और लिन महाराज के पास जाते हैं। लिन अपने पिताजी मतलब राजा से नॉर का पहचान कराती है। राजा कहता है तो यही है वो आदमी। नॉर कहता है इन कपड़ों में आने के लिए माफी चाहता हूँ। लिन ने कहा कि वो बहुत जल्दी में है। महाराज उठकर नॉर के पास आता है और उसे लिन को बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। नॉर कहता है मैं कोई राजघराने से नहीं हूँ, तो मैं अनजाने में कोई गलती कर बैठूं तो आप बुरा मत मानिएगा। तभी नॉर सोचता है तो अब मैं घर जा सकता हूँ। तभी महाराज कहने लगता है हम अपने हीरो को खाली हाथ नहीं जाने दे सकते, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जमीन, दौलत, डंजन की बेशुमार खजाने जिसकी कीमत किसी से तुलना भी नहीं की जा सकती। नॉर सब चीजों में ना कहता है और कहता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए और इतना कुछ कहने के लिए शुक्रिया करता है। राजा पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि क्या उसे कुछ भी नहीं चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? कुछ तो चाहिए होगा। तभी राजा अपने कुर्सी के पीछे रखी तलवार को उठाकर कहता है तो ये कैसी है? नॉर सोचता है क्या एक तलवार? तभी राजकुमार रिन कहता है लेकिन डैड ये तो आपकी। तभी राजा कहता है फिक्र मत करो रिन, अब तो मैं ये इस्तेमाल भी नहीं करता, बस ये सजावट के लिए रखी हुई है। राजा नॉर को तलवार सौंप देता है। तलवार बहुत ही भारी होता है। नॉर सोचता है जितनी दिखती है ये तो उससे भी ज्यादा भारी है। नॉर फिर से कहता है कि शायद ये आपके लिए बहुत ही कीमती होगी, अगर ऐसा है तो मैं इसे नहीं ले सकता। लेकिन राजा कहता है नहीं ये इतना कीमती नहीं है, ये तलवार मुझे एक सफर के दौरान मिली थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने ये रख लिया, कम से कम तुम ये तो ले सकते हो ना, एक बार इसे चला कर तो देखो। नॉर फिजिकल एनहेंसमेंट का इस्तेमाल करके तलवार को मूव करता है। सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। नॉर कहता है ये भारी है पर इतनी भी भारी नहीं कि मैं इसे चला ना पाऊँ। नॉर एक ही हाथ से तलवार को मूव कर पाता है। राजा आखिर में नॉर से कहता है कि क्या तुम मेरी बेटी को ट्रेनिंग दे सकते हो? आजकल माहौल बहुत ही खतरनाक हो गया है तो मुझे उसकी फिक्र होती है। नॉर कहता है मैं लिन को ट्रेन करूं? मुझे नहीं लगता कि उसे सिखाने लायक मेरे पास कुछ हो, और ऐसे भी ये फैसला हमें लिन पर छोड़ देना चाहिए कि वो क्या चाहती है। राजा भी कहता है बात तो सही है तुम्हारी, और हंसने लगता है। इसके बाद वो अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगता है। उसी वक्त इनस नॉर को बुलाती है और माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि राजकुमारी लिन को बचाने वाले के साथ ऐसा सुलूक नहीं होना चाहिए था। नॉर कहता है कोई बात नहीं। इनस उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देती है। मेरा नाम है इनस हार्नेस और मैं यहाँ वॉरियर कॉर्प्स की वाइस कैप्टन हूँ। मैं क्ले घराने को रिपोर्ट करती हूँ। मेरे बचपन से ही इस घराने में मुझे डिवाइन शील्ड के तौर पर जाना जाता है और मेरा काम है राजकुमारी लिन की हर हाल में हिफाजत करना। आप मुझ पर किसी भी चीज के लिए आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। मैं आपकी मदद हर हाल में करूंगी। तब नॉर सोचता है इस करके तो सारे लोग मुझे थोड़ा सनकी लग रहे हैं। उसके बाद इनस उसका नाम पूछती है और वो कहता है मैं हूँ नॉर। इनस नॉर का नाम सुनकर हैरान हो जाती है।
नॉर पूछता है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? इनेस कहती है कुछ नहीं और वहाँ से जाने की परमिशन लेकर वहाँ से चली जाती है। नॉर भी वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ता है कि तभी गिलबर्ट अपना भाला लेकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो क्यों बहादुर हीरो, जल्दी में हो क्या? मेरा नाम है गिलबर्ट, अब मेरे साथ चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर में तुम में कितना दम है। नॉर अंदर ही अंदर कहता है मुझे घर जाना है। नॉर गिलबर्ट के पीछे पीछे एक ट्रेनिंग एरिना तक जाता है जहाँ बहुत सारे लोग कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। गिलबर्ट अपना भाला वहाँ पर ही रख देता है और एक ट्रेनिंग हथियार ले लेता है। मेरी शक्ल से लगता नहीं है लेकिन मैं राज्य में काफी मशहूर हूँ। चलो दो हाथ करते हैं, जो चाहो वो हथियार ले लो और दिखाओ मुझे कि तुम में आखिर कितना दम है। नॉर सोचता है मेरे जैसे एक नौसिखिए के लिए एक योद्धा से सीखने का ये एक सुनहरा मौका है। वो कहता है तो ठीक है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। बाकी सारे लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि कैप्टन गिलबर्ट से ये बंदा लड़ेगा, शायद ये पागल हो गया है कि गिलबर्ट से मुकाबला करेगा। गिलबर्ट अपने भाले से नॉर पर हमला करने लगता है। नॉर भी सभी हमलों को आसानी से डॉज करने लगता है। नॉर सोचता है इसका हमला कितना सटीक है और हमले भी कितनी आसानी से कर रहा है। लगता है इसने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग की होगी, लेकिन फिर भी ये बहुत स्लो है। नॉर को लगता है कि गिलबर्ट अपना पूरा जोर नहीं लगा रहा है और इसीलिए वो उसे रुकने को कहता है। पता नहीं आप अच्छे से लड़ रहे हो या नहीं, लेकिन मुझ पर इतना रहम करने की कोई जरूरत नहीं है। गिलबर्ट कहता है अच्छा ये बात है क्या, ऐसा करने के लिए मुझे माफ करना। ये कहकर गिलबर्ट पहले से ज्यादा ताकत से नॉर पर हमला करने लगता है। नॉर सोचता है अब ये पहले से काफी तेज है, लेकिन फिर भी इसके हमलों से बचने के बाद इस पर आसानी से हमला करने के लिए बहुत टाइम मिलता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चाहता है कि मैं इस पर हमला करूं। उधर गिलबर्ट सोचता है आखिर क्यों मेरा भाला इससे छू भी नहीं पा रहा है। नॉर सोचता है पक्का ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसे बस इतना ही आता हो। गिलबर्ट पूरी तेजी से नॉर पर हमला करता है, लेकिन नॉर उसे भी डॉज कर पाता है। गिलबर्ट सोचता है एक खरोच भी नहीं आई। नॉर कहता है मैं अब भी ठीक हूँ, चाहे तो इससे और तेज हमला कर सकते हैं। वो सोचता है कहीं इसने सच में इसमें अपनी पूरी जान तो नहीं लगा दी। लगता है इतने सालों की ट्रेनिंग की वजह से मैं पहले से और ताकतवर हो चुका हूँ, इसका मतलब है मैं इससे जीत सकता हूँ। तभी नॉर के सामने एक रोशनी प्रकट होती है, ड्रैग रैग। वो भाला नॉर को छूने ही वाला होता है कि तभी नॉर वहाँ से गायब हो जाता है। गिलबर्ट ये देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। नॉर कहता है बस कीजिए, अब मैं हार मानता हूँ, बस बहुत हुआ, आज के लिए इतना ही काफी है, मुझे हमारी अगली लड़ाई के लिए बेसब्री से इंतजार रहेगा। ये कहकर नॉर वहाँ से चला जाता है। उधर सब लोग हैरान हो चुके थे कि वो बंदा नॉर आखिर में उस हमले से कैसे बचा। ड्रैगरेव तो कैप्टन गिलबर्ट का अब तक का सबसे खास हमला है। गिलबर्ट अपनी पुरानी दिनों के बारे में सोचने लगता है। जिस दिन से ये भाला मेरे हाथ आया था, मैं जानता था मुझ में बात है। मैं जानता हूँ लगातार ट्रेनिंग से तकनीक बेहतर होती है, वो शख्स और ताकतवर बनता है। वहीं पर एक आदमी गिलबर्ट से कहता है सुना है तुम दुनिया भर घूम रहे हो ताकि एक ताकतवर ओपोनेंट मिल सके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस गांव में तुम्हारा सामना करने के लिए किसी का भी दम हो। गिलबर्ट कहता है मैं राजधानी में सभी दमखम रखने वालों से लड़ चुका हूँ। वो आदमी कहता है कि उसने सुना है उसके राज्य और दूसरे राज्य के बीच माहौल बिगड़ने वाला है और इसीलिए उसके देश का सभी बहादुर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है और बदले में कीमती चीजें भी मिल रही है। वो गिलबर्ट को भी अपना किस्मत आजमाने के लिए राजधानी जाने के लिए कहता है। गिलबर्ट ने राजधानी जाने के बाद सिर्फ मॉन्स्टर्स को हराने में ध्यान दिया और जब भी कोई ताकतवर शख्स ट्रेनिंग के लिए आता तो वो उसे भी हराकर पचार देता था। वो पूरी तरह से ऊब चुका था क्योंकि सबके सब उससे कमजोर थे। एक दिन गिलबर्ट आराम कर रहा होता है, तभी मास्टर वहाँ पर आता है। गिलबर्ट मास्टर से कहता है कि वो इन सब से पूरी तरह से ऊब चुका है, काश मास्टर जैसे और ताकतवर शख्स मौजूद होते जिससे वो लड़ पाता। मास्टर कहता है वैसे भी कोई है जो एक दिन मुझसे भी आगे जरूर निकलेगा। गिलबर्ट कहता है उम्मीद करता हूँ कि वो कोई और मेरे दौर में ही दिख जाए, वरना मैं तो इन सब से मर ही जाऊंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट में गिलबर्ट को दिखाया जाता है। वो सोचता है एक ऐसा शख्स कैसे इतने बड़े मॉन्स्टर को अकेले ही मार सकता है और क्यों मेरा भाला उसे छू भी नहीं पाया। मेरा सबसे खतरनाक हमला जो आवाज की रफ्तार से भी तेज है, जिसका सामना करके कोई इंसान जिंदा नहीं बच सकता, लेकिन फिर भी वो कैसे बच निकला। लगता है अब जाकर कोई ताकतवर ओपोनेंट मिला है और ये सब सोचकर गिलबर्ट थोड़ा खुशी महसूस करता है क्योंकि आखिर में उससे टक्कर देने लायक कोई तो आया है। उसके बाद हम नॉर को देखते हैं। वो सोचता है
चाहे जो भी हो, लेकिन वो हमला बहुत ही कमाल का था। मुझे जैसे ही लगा कि शायद मैं और ताकतवर बन गया हूँ, तभी मुझे अपना पूरा जोर लगाना पड़ा, फिजिकल एनहेंसमेंट और फेदर स्टेप भी, बस उस हमले से बचने के लिए। अगर उसने रफ्तार धीमी नहीं की होती तो शायद मैं मारा जाता। मैं अब भी बहुत कमजोर हूँ, मुझे खुद को और ट्रेन करना होगा। उसके बाद हम नॉर को देखते हैं कि वो बहुत ही कम समय के अंदर नाला साफ कर पाता है और इससे वो बहुत ही खुश भी होता है। बाद में नॉर जंगल के बीच जाता है और वहाँ पर ऐसे ही बहत रहा होता है। तभी राजकुमारी लिन वहाँ पर आती है और गुड मॉर्निंग कहती है। नॉर पूछता है, राजकुमारी लिन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझसे फिर से कोई काम था क्या? राजकुमारी लिन कहती है, प्लीज आप मुझे अपना असिस्टेंट बना लीजिए ना। असिस्टेंट होने के नाते मैं हर रोज आपके कामों में आपकी मदद करूंगी और आपसे बहुत कुछ सीखूंगी भी। नॉर कहता है, मेरे पास तो सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको अपना असिस्टेंट बना नहीं सकता। राजकुमारी बार बार रिक्वेस्ट करने लगती है। वो जो कहेंगे वो करने के लिए राजी भी होती है, सिर्फ उसे अपने साथ ट्रेनिंग का मौका देने के लिए कहती है, लेकिन नॉर हर बार ना कहता है। तभी राजकुमारी लिन उसकी अलग अलग स्किल्स को नॉर को दिखाने लगती है और सभी स्किल्स का अलग अलग नाम भी होता है। वो पहले दिखाती है आइसिकल डांस, उसके बाद हेल फ्लेयर और मिस ब्लेड, आखिर में डिवाइन स्लैश। तभी नॉर कहता है, बस कीजिए, इतना काफी है। लिन कहती है, तो क्या आप तैयार हो गए? नॉर कहता है, बिल्कुल नहीं। नॉर सोचता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसे गलतफहमी है कि मैं कोई खास शख्स हूँ जिससे इसे सीखने की जरूरत है। जो भी इसने मुझे अभी दिखाया उससे साफ हो गया है कि ये बहुत ही टैलेंटेड है और मैं इसके आगे कुछ भी नहीं। नॉर कहता है, राजकुमारी लिन, मेरे पास सच में सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन लिन मानती नहीं और बार बार रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं आप जैसी ताकतवर नहीं हूँ, फिर भी आपसे एक मौका मांग रही हूँ, प्लीज मान जाइए। नॉर सोचता है, अब आखिर इसे मैं कैसे समझाऊं? लगता है कोई और तरीका इस्तेमाल करना होगा। नॉर लिन से कहता है, आपने अभी अभी मुझे बहुत सारी कमाल की स्किल दिखाई, तो मैं भी आपको अपनी एक स्किल दिखाता हूँ। और वो टाइनी फ्लेम का डेमो राजकुमारी लिन को दिखाकर कहता है, ये है मेरी टाइनी फ्लेम। दूसरे ब्रांचों में भी मेरी स्किल्स कुछ इसी तरह की है। अब तो आप मेरी बात समझ पा रही है ना? इसके बाद सीन चेंज हो जाती है और हम राजकुमारी लिन को शहर में देख पाते हैं। लिन सोच रही होती है वो टैलेंटेड नहीं है और ऐसा उनको कैपिटल के सभी ट्रेनिंग स्कूल के इंस्ट्रक्टर ने कहा, लेकिन फिर भी एक 12 साल के लड़के ने हार ना मानते हुए सभी चैलेंजेस का सामना किया। वो जी जान से वहाँ सीखता रहा। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कोई हो सकता है। अच्छे से अच्छा लड़ाकू वहाँ से 3 दिन के अंदर हार मानकर बैठ गया, पर यह लड़का वहाँ 3 महीनों तक टिका रहा। राजकुमारी लिन से एक बार वो बुरा मैजिशियन ओकेन सेंसे ने कहा था, राजकुमारी लिन, ये देखिए, और वो टाइनी फ्लेम को थोड़ा सा और बड़ा कर देता है। राजकुमारी लिन, अच्छी ट्रेनिंग के बाद टाइनी फ्लेम जैसी निचली स्किल भी इतनी बड़ी हो सकती है। ऐसे तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन मेरे जैसा 200 साल का बूढ़ा ही इस पर इतना काम कर सकता है। राजकुमारी लिन अपनी टाइनी फ्लेम को देखती है और सोचती है, मैंने भी इसे बड़ी करने की कोशिश की थी, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी मैं इसे बड़ा कर नहीं पाई। ये एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, इसके लिए लंबे वक्त तक मेहनत करने की जरूरत है। और यही वजह से उस दिन मैं हैरान रह गई, क्योंकि नॉर सर की टाइनी फ्लेम तो एक मैसिव टाइनी फ्लेम थी, जो 200 साल का एक्सपीरियंस ओकेन सेंसे से भी बहुत ही बड़ी थी। उन्होंने उस मॉन्स्टर मिनोटोर के हमले का सामना एक आम तलवार से ही किया था, फिर भी उन्होंने किसी के सामने कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप दूसरों की मदद करते रहे। तो इसका यही मतलब है कि वो ताकतवर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है, क्योंकि उनमें अकेले रहने की हिम्मत है और वो किसी से भी नहीं डरते। राजकुमारी लिन नॉर के पास जाती है और कहने लगती है, नॉर सर, जब तक आप मुझे अपना असिस्टेंट बनाने के लिए काबिल नहीं समझ लेते, तब तक मैं आपके नक्शे कदम पर ही चलूंगी और ये फैसला मैं कर चुकी हूँ। नॉर सर नहीं, अब से नॉर सेंसे। लिन मन में ही सोचती है, जिस जवाब का मुझे इंतजार था, नहीं, हमारे घराने को जिस इंसान का कई सालों से इंतजार था, वो शायद यही वो इंसान है। उधर नॉर सोचता है, मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। हम राजकुमार लिन को देख पाते हैं। वो सोचने लगता है, इनाम में इतना कुछ था, लेकिन फिर भी डैड ने किसी और चीज के बदले एक अजनबी को ब्लैक ब्लेड कैसे दे दिया। अपने दौर में जब डैड एक एडवेंचरर हुआ करते थे, वो सभी 6 सॉवरेन मास्टर्स के साथ लैब्रिंथ ऑफ द लॉस्ट की गहराई में गए थे और कई सालों के स्ट्रगल के बाद वो ब्लैक ब्लेड के साथ लौटे। वो ऐसी चीजों से बना था जो कभी देखी भी नहीं गई थी, मिथ्रिल, ओरिकलकम और माना मेटल से भी सख्त चीजों से। कोई भी तकनीक या स्किल उस पर खरोच तक नहीं ला
सकती थी और उस जमाने में उस ब्लेड को अनब्रेकेबल ब्लेड कहा जाता था। अब सबसे बड़े रहस्य की बात यह थी कि एक अनब्रेकेबल ब्लेड जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था वो आखिर लोगों को इस हालत में कैसे मिला। इसकी कीमत किसी भी आम हथियार से कई ज्यादा है और आप ऐसा ब्लेड ऐसे ही किसी को भी नहीं दे सकते। डैड जानते हैं कि हमारे राज्य पर एक अनदेखा खतरा मंडरा रहा है। मुझे लगता है डैड नॉर को इस राज्य की जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। वो शख्स जिसने मिनोताउर को अकेले ही हराया और लिन को एक खरोच तक नहीं आने दी, वो आने वाले चुनौती के लिए हुक्म का इक्का साबित हो सकता है। उधर लिन और नॉर मार्केट में कुछ खाने जाते हैं। नॉर लिन से पूछता है, आपका इस तरह से बाहर घूमना ठीक है क्या? लिन कहती है, हाँ क्यों नहीं, आखिरकार मैं हूँ तो एक एडवेंचरर ही ना। नॉर कहता है, अच्छा तो फिर ठीक है, इसके बाद हम गिल मास्टर के पास जाएंगे। वो मन में ही सोचता है, इसे कैसे बताओ कि मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसे सेंसे कह सके। मैं इसकी गलतफहमी को दूर करने की जितनी कोशिश करता हूँ बात उतनी ही उलझ जाती है। लगता है मैं जहाँ भी जाऊँगा ये मेरे पीछे पीछे ही आएगी। इसके बाद मैं सबसे पहले गिल से कोई काम लूंगा, फिर शायद इसे समझ में आ जाएगा कि जो ये मुझे समझ रही है वो मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ। उसके बाद दोनों गिल मास्टर के पास जाते हैं और नॉर मास्टर से कोई ऐसा काम देने को कहता है जो दो लोग मिलकर कर सके। क्योंकि राजकुमारी लिन एक बी रैंक एडवेंचरर है, इसीलिए दोनों मिलकर शहर के बाहर गॉब्लिन हंट करने जा सकते हैं। गॉब्लिन हंट का नाम सुनते ही नॉर चौंक जाता है। गॉब्लिन हंट? गॉब्लिन तो वही मॉन्स्टर होते हैं ना जिन्हें एडवेंचरर ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मास्टर क्या सच में कमीशन के लिए इस तरह का काम मिल सकता है? मास्टर कहता है हाँ। तभी नॉर सोचता है, तो क्या अब मैं शहर के बाहर भी काम ले पाऊंगा? इसका मतलब कहीं मैं यहाँ लिन के रैंक का फायदा तो नहीं उठा रहा? क्या लिन मुझ जैसे किसी के साथ एडवेंचर पर जाना चाहेगी? वो लिन से पूछता है, राजकुमारी लिन, आपको ये मंजूर होगा क्या? क्योंकि इस काम में आगे बढ़ने के लिए मुझे आपके रैंक के सहारे चलना होगा। लिन कहती है, मुझे वाला क्या एतराज होगा, मैं किसी तरह से सेंसे के काम आ सकूं, ये तो बहुत खुशी की बात है। नॉर मिशन में जाने के लिए गिल मास्टर को अपनी मंजूरी देता है। गिल मास्टर कहता है, देखो ज्यादा बहादुरी मत दिखाना, ये भले ही एक लो रैंक का मिशन हो लेकिन काम खतरनाक है। उसके बाद गिल मास्टर दोनों को लोकेशन दिखाता है और कहता है, गॉब्लिन को मारने के बाद सबूत के तौर पर उनके दाहिने कान लेकर आना। सबूत के बिना पैसा नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना और अपना ख्याल भी रखना। नॉर और राजकुमारी लिन शहर से बाहर निकल आते हैं और फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट की ओर जाने लगते हैं। नॉर कहता है, ये जंगल तो काफी घना है, मैं जिस जंगल में अक्सर घूमा करता हूँ वहाँ के पैरों से भी काफी अलग और बड़े पैर है यहाँ के। नॉर लिन से पूछता है कि गॉब्लिन आखिर किस तरह का मॉन्स्टर होता है। लिन कहने लगती है, गॉब्लिन ऐसे तो अपनी भूख मिटाने के लिए छोटे जानवर और फल खाते हैं, लेकिन कभी कभी इंसानों का शिकार करने के लिए भी जाने जाते हैं। अगर इन पर ध्यान न दिया जाए तो इनकी तादाद बढ़ सकती है और खाने की कमी के कारण वो इंसानों के इलाकों में भी घुस जाते हैं। इसीलिए राजधानी से उनकी संख्या कम करने के लिए एडवेंचरर भेजे जाते हैं। गॉब्लिन की वजह से जंगल का इकोसिस्टम ठीक से चलता है, इसीलिए उन्हें पूरी तरह से खत्म करना भी सही नहीं है, इसीलिए उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। नॉर सोचता है, लिन के पास सिर्फ स्किल्स ही नहीं बल्कि बहुत सारी जानकारियां भी है। इससे बात और ज्यादा साफ हो जाती है कि मेरे पास इसे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी अचानक लिन को कुछ महसूस होता है। वो कहती है, मुझे लगता है हमारे आसपास कोई है, पर वो थोड़ी दूर पर है और वो जगह ज्यादा दूर नहीं है। दोनों जगह की ओर जाने लगते हैं। लिन कहती है, वो यहीं पर था पर अब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तभी नॉर को कुछ दिखाई देता है। अरे नहीं, रुक जाइए, वहाँ पर क्या है? और लिन अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करती है। वो कहती है, अनकवर, और दोनों अपने सामने एक बहुत ही बड़े गॉब्लिन को देख पाते हैं जो एक छोटे गॉब्लिन को खा रहा होता है। राजकुमारी लिन इतने बड़े गॉब्लिन को देखकर हैरान हो जाती है। नॉर कहता है, क्या ये गॉब्लिन है? मैंने जितना सोचा था ये तो उससे काफी ज्यादा बड़ा है। इन्हें तो सबसे कमजोर मॉन्स्टर में गिना जाता है, लेकिन सामने से इसे देखने पर ऐसा लग तो नहीं रहा, लेकिन जैसा बताया गया था ये ऐसा ही दिख रहा है। हरा रंग, दो पैरों पर चलने वाला, डरावनी आंखों वाला जीव। वो मॉन्स्टर दोनों हाथों से दो पैर को उठा लेता है और दहाड़ने लगता है। नॉर लिन से पूछता है, क्या एडवेंचरर इस तरह के बड़े दरिंदे का सामना आराम से कर लेते हैं? तभी नॉर देखता है कि लिन पूरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन इसी दौरान लिन मन में ही सोच रही होती है, ये तो गॉब्लिन एम्परर है। गॉब्लिन एम्परर्स आर्टिफिशियली बनाए गए मॉन्स्टर होते हैं जो उस रिसर्च से बनाया जाता है जिनका इस्तेमाल करना मना किया गया है। ये तो अपना माना और ताकत को बढ़ाने के लिए आसपास के जीवों को खा जाता है।
तभी नॉर कहता है, डरने वाली बात नहीं है लिन, हमारा सामना सिर्फ एक गॉब्लिन से ही है, हम दोनों मिलकर इसे हरा सकते हैं। लिन नॉर की तरफ देखकर सोचती है, क्या सेंसेई को पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए उन्होंने इतनी मासूमियत से गॉब्लिन्स के बारे में पूछा था ताकि मुझे डर न लगे। मैं अकेली नहीं हूँ, सेंसेई मेरे साथ है और दोनों हमले के लिए तैयार होते हैं। ठीक तभी गॉब्लिन एम्परर नॉर पर हमला करने लगता है और वो गॉब्लिन के हमलों को रोकने लगता है। लिन भी अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके गॉब्लिन पर हमला करने लगती है, लेकिन वो लिन के हमले से बच निकलता है। अब गॉब्लिन एक एक करके पैरों को उखाड़ता है और नॉर की तरफ फेंकने लगता है। नॉर भी अपनी तलवार से सभी पैरों को डिफ्लेक्ट करता जाता है। तभी लिन नोटिस करती है कि उस गॉब्लिन का जख्म पूरी तरह से भर गया है, लेकिन एक गॉब्लिन एम्परर के घाव इतने जल्दी भर नहीं सकते। वो गॉब्लिन के सिर पे एक पत्थर देख पाती है। नॉर सेंसेई, उसके सिर पर एक पत्थर है, अगर हम उस पत्थर को निकाल दे तो शायद ये मर जाएगा। तभी गॉब्लिन एक साथ कई सारे पैरों को लिन की ओर फेंक देता है और नॉर कुछ कर नहीं पाता। लेकिन तभी लिन अपनी एक और पावरफुल स्किल विंड ब्लास्ट का इस्तेमाल करती है। दोनों देख पाते हैं कि उस गॉब्लिन के घाव बहुत तेजी से ठीक हो जाते हैं। तो मैं सही थी, इसके घाव उस माना स्टोन की वजह से भरते ही जा रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इसे कभी नहीं हरा पाएंगे। नॉर कुछ सोचता है और कहता है, लिन क्या आप मेरे पीठ पर निशाना लगा सकती है? लिन पूछती है, आपका मतलब विंड ब्लास्ट से है क्या? लेकिन मेरे इस हमले से किसी भी महल की दीवार टूट सकती है, कहीं आप ये झेल नहीं पाए तो? नॉर कहता है, वार सीधा मुझ पर नहीं लगेगा, मेरी तलवार इसे संभाल सकती है, बस यही एक तरीका है जिससे हम तेजी से हमला कर सकते हैं। लिन हमले के लिए तैयार होती है और विंड ब्लास्ट से नॉर के पीठ पर हमला करती है। नॉर काफी तेजी से मॉन्स्टर गॉब्लिन की ओर जाने लगता है। वो फिजिकल एनहेंसमेंट, फेदर स्टेप्स और साथ ही लो हिल का भी इस्तेमाल करता है और बहुत ही तेजी से जाकर उस मॉन्स्टर के सिर पर लगे माना स्टोन पर अटैक करता है। नॉर के हमले से गॉब्लिन का स्टोन निकल जाता है और वो चिल्लाने लगता है। नॉर लिन से कहता है, लिन यहाँ से आप संभाल लीजिए, कोशिश कीजिए कि इसे कम से कम तकलीफ पहुँचे। राजकुमारी लिन हेल्थ फ्लेयर का इस्तेमाल करके गॉब्लिन एम्परर को जला देती है। दोनों उसके पास आते हैं और नॉर उस गॉब्लिन से माफी भी मांगता है। नॉर सोचता है, आज के लिए इतनी गॉब्लिन हंटिंग काफी है, खुद पर भरोसा करके जरूरत से ज्यादा खतरा नहीं मोल लेना चाहिए। इससे पहले कि मैं ऐसा कुछ फिर से करूं, मुझे ट्रेनिंग करके और ताकतवर बनना होगा। इसके बाद सीन चेंज होती है और हम राजकुमार लिन को देख पाते हैं। वो कहता है, तो इस बार गॉब्लिन एम्परर को देखा गया। इस माना स्टोन की प्यूरिटी से पता चलता है कि वो कितना विशाल होगा। ये पत्थर वाकई ही अजीब है और ये जरूर मैजिक एम्परर की करतूत हो सकती है। रिन जान पाता है कि वो मॉन्स्टर फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट में एडवांस कंसीलमेंट के जरिए कुछ दिनों से छिपा हुआ था। ये सुनकर राजकुमार हैरान हो जाता है, क्या एक ऐसी कंसीलमेंट जो शैडो कंपनी भी डिटेक्ट नहीं कर पाई? वो सोचने लगता है, समझ नहीं आ रहा है कि वो इतने विशाल मॉन्स्टर को इतनी दूर कैसे लेकर आए होंगे। अगर उसे बुलाया गया होता तो हमारे सेंसरी नेटवर्क को जरूर पता चलता। रिन को खबरी लास्ट 3 महीने का एक रिपोर्ट देखकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम नॉर और राजकुमारी लिन को गिल मास्टर के पास देख पाते हैं। गिल मास्टर कहता है, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने आज एक गॉब्लिन को मार गिराया। नॉर कहता है, जितने मैंने सोचा था वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। वो तो अच्छा हुआ कि लिन मेरे साथ थी, इसीलिए हम उसे किसी तरह से हरा पाए। वो सोचता है, जो भी हो, आज वो दिन है जब मैंने पहली बार हंट किया। दूसरी एडवेंचरर के लिए भले ही ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा कदम है। गिल मास्टर नॉर से कहता है, तो तुम वहाँ पर सिर्फ खड़े खड़े लड़ाई के मजे ले रहे थे ना, लेकिन मुझे तो लगता है ऐसा करके तुमने बिल्कुल सही किया। नॉर कहता है, हाँ सच कहूँ तो मैं सिर्फ थोड़ी सी मदद ही कर पाया। अगर लिन साथ नहीं होती तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। लिन कहती है, नॉर सेंसी आप तो उल्टा बोल रहे हैं, थोड़ी सी मदद तो मैंने की थी। उसके बाद गिल मास्टर कहता है, तो चलो अब तुम दोनों जरा सबूत तो दिखाओ ताकि मैं तुम्हें पैसे दे सकूं। नॉर और लिन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मास्टर कहता है, अरे क्या हो गया, याद तो है ना, मैंने तुम्हें उसका दाहिना कान लाने को बोला था। नॉर कहता है, वो तो उस गॉब्लिन के साथ ही जल गया। एपिसोड की शुरुआत में हम राजकुमार रिन को शहर की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट पढ़ते हुए देख पाते हैं। यहाँ के लोग डरावनी आवाज से आधी रात को उठ रहे हैं। हर रोज ना जाने कितने पालतू जानवर गुम हो रहे हैं। किसी के दादाजी सैर पे निकले और अब तक घर नहीं पहुँचे। आसपास के जंगल अचानक खामोश हो गए हैं। राज्य के लोग बेवजह अपने गाय भैंसों को डरने से परेशान हैं और ये सब सिर्फ हमारे राज्य में ही हो रहा है। उसके बाद रिन को अचानक कुछ याद आता है, नहीं कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट की तरह दुश्मन हमारे इलाके में घुस आए हैं। वो जल्दी से सभी सिपाहियों को रवाना करने के लिए कहता है, जिसमें उन लोगों को भी शामिल करने को कहता है जिसे अनकवर और डिटेक्ट कंसीलमेंट स्किल्स आता हो। साथ ही सभी 6 सॉवरेन्स को भी बुलाने को कहा जाता है क्योंकि स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है।
राजकुमार सोचने लगता है, ये सब मैं पहले क्यों नहीं समझ सका। क्या मैजिक एम्पायर का बादशाह इस हद तक गिर चुका है? आखिर मेरे राज्य ने उसका क्या बिगाड़ा है? उसे डंजन ऑफ द लॉस्ट का इतना लालच है कि वो मासूम लोगों की जान तक लेने को तैयार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे राज्य के हर एक शख्स को अपने लालच के लिए मौत के घाट उतार देंगे। इसके बाद हम नॉर और राजकुमारी को मार्केट में देख पाते हैं। राजकुमारी लिन कहती है, मैं बहुत ही खुश हूँ कि उन्होंने हमें बिना सबूत के इनाम दिया। गिल्ड मास्टर दोनों को गॉब्लिन हंट करने का इनाम देते हुए कहते हैं, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, ये लो तुम्हारा शिकार का इनाम। एक गॉब्लिन को मारने का रकम इतना तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये रख लो। दोनों इनाम के पैसों से मार्केट में कुछ खाने जाते हैं। नॉर कहता है, जीत का इनाम कुछ ज्यादा ही लजीज लगता है। लिन भी हाँ कहती है। तभी नॉर सोचता है, ये लड़की आखिर कब तक मेरा पीछा करने वाली है? इसके घर वाले को इसकी फिक्र नहीं होती क्या? खाना खत्म होने के बाद राजकुमारी लिन कहती है, वैसे मुझे लगता है कि अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। क्या मैं जा सकती हूँ नॉर सेंसे? नॉर कहता है, हाँ क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। आज तुमने मेरी काफी मदद की। बिल्कुल, मैं अपने सेंसे की हर तरीके से मदद करने के लिए हमेशा हाजिर हूँ। तभी लिन का भाई रिन वहाँ पर आ पहुँचता है। तो तुम यहाँ पर हो लिन? उसके बाद वो नॉर से कहने लगता है, सुनिए नॉर, दखल देने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या कल सुबह आप लिन को लेकर पहाड़ों में बसे एक शहर में जा सकते हैं? आप दोनों के साथ मेरा एक सिपाही भी जाएगा। इसके अलावा मैं आपको और कोई जानकारी नहीं दे सकता, पर याद रखिए हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। तब नॉर पूछता है, अच्छा ठीक है, हमें कोई सामान पहुंचाना है क्या? रिन कहने लगता है, इस काम के लिए मैं आपको अच्छी रकम दूंगा, लेकिन फिलहाल आपके अलावा मेरी मदद और कोई नहीं कर सकता। रिन दोनों को प्लान के बारे में बताता है कि वो लोग कौन से रास्ते से होकर जाने वाले हैं और नॉर्थ वेस्ट पहाड़ों में उन्हें कुछ दिन रुकना भी पड़ सकता है। उसके बाद उन्हें कुछ दूर एक राज्य में भी रुकना पड़ सकता है जो होली थियोक्रेसी ऑफ मित्रा का पड़ोसी राज्य है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम नॉर, लिन और साथ ही इनेस को एक बग्गी में देख पाते हैं। नॉर मन में ही सोचता है, मैं आज पहली बार एक बग्गी में बैठा हूँ। जो लड़का अब तक राजधानी के अलावा कहीं नहीं जा पाया था, उसके लिए ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इनाम है। अगर किस्मत अच्छी रही तो मैं शायद दूसरा देश भी देख पाऊंगा। लिन अब खिड़की से बाहर क्यों नहीं देख रही? गेहूं की फसल लगभग तैयार है, देखिए ना हमारा देश कितना खूबसूरत लग रहा है। तभी लिन कहती है, माफ कर देना नॉर सेंसे, मेरे भाई ने आपको ये काम दे दिया। अरे नहीं नहीं, माफी क्यों मांग रही हो? मुझे इस काम की रकम भी तो मिल रही है ना। आपकी वजह से हमने उस गॉब्लिन को हराया, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तभी हम इनस को देख पाते हैं। हम जान पाते हैं कि इनस को राजकुमार रिन ने एक सीक्रेट मिशन दिया है। राजकुमार रिन को पता चलता है कि राज्य में एक बहुत ही बड़ी आफत आने वाली है और इसीलिए राजकुमारी लिन को नॉर के साथ सही सलामत होली थियोक्रेसी ऑफ मित्रा तक ले जाने के लिए इनस से कहता है। वो इनस से कहता है कि इसके बारे में राजकुमारी को कोई भी जानकारी मत देना, वरना वो कभी भी राज्य छोड़कर नहीं जाएगी। इसके बाद हम बग्गी को रुकते हुए देखते हैं। कैप्टन इनस नॉर से कहती है, नॉर सर, मैं आपको इस मसले में उलझाने के लिए माफी मांगती हूँ। नॉर कहता है, अरे ये सिर्फ एक सफर ही तो है, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? और हाँ, आप काफी परेशान लग रही है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इनस कहती है, हाँ सब कुछ ठीक है। और बातों बातों में इनस अपने शील्ड का जिक्र करती है और वो नॉर को अपने डिवाइन शील्ड का एक झलक भी दिखाती है। इनस नॉर से कहती है, अगर आप पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो आप इसके पीछे छिप सकते हैं, ये हर हथियार और स्पेल को रोक सकती है। नॉर इनस की शील्ड को देखकर काफी इम्प्रेस होता है। वो कहता है, अच्छा तो ये है आपकी शील्ड, आप तो बहुत ही होनहार है, क्या बात है? नॉर सोचने लगता है, लिन ने कहा था कि इनस उस भाले वाले आदमी जितना ताकतवर है जिसने मेरे साथ मुकाबला किया था, और लिन ने बताया था कि गिलबर्ट अकेले ही ड्रैगन को भी मार सकता है, यानी इनस भी उसके जितना ही ताकतवर है। दोनों मुझसे काफी आगे हैं। मैं तो एक गॉब्लिन से लड़ते लड़ते ही थक गया था। तभी हम इनस को सोचते हुए देखते हैं। जब अनाथ आश्रम में मुझे रहने के लिए जगह दी, उसके कुछ ही दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास एक अनोखी ताकत है। मेरी ताकत की जांच की गई और कहा गया कि ये जन्नत से मिली एक गिफ्ट है। इतिहास में कुछ ही लोगों को ऐसा गिफ्ट मिलता है। ये ऐसा हथियार है जिससे कोई भी चीज काटी जा सकती है। ये एक शील्ड बन सकता है जिससे किसी को बचाया भी जा सकता है। ये इसके इस्तेमाल पर निर्भर करता है और इससे तो पूरा का पूरा देश भी तबाह किया जा सकता है। उसके बाद 6 सॉवरेन्स मास्टर में से एक ने मुझे गोद लिया और मेरे गिफ्ट के साथ मुझे ट्रेन भी किया, लेकिन डैड हर बार बुरी परिस्थितियों में एक शख्स का नाम लेते थे और वो था नॉर। वो ज्यादा कुछ उनके बारे में बताते नहीं थे, लेकिन मेरे अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता था। ऐसा लगता था कि मुझे नॉर से अब जलन हो रही है, लेकिन अब तो ये मेरे साथ ही है। तभी नॉर खेतों में कुछ देख पाता है। वो कहता है, इन खेतों में कुछ अजीब सी हलचल दिखाई दे रही है, लग रहा है कि कोई उन्हें कुचलता जा रहा है। तभी लिन बग्गी को रोकने को कहती है और अपना स्पेल अनकवर का इस्तेमाल करती है। स्पेल से हम देखते हैं कि खेत में एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन मौजूद है।
ठीक उसी वक्त हमें राज्य को भी दिखाया जाता है जहाँ पर जंग शुरू हो गई थी। राजा अपने कमरे में राजकुमार रिन के साथ था कि तभी एक सैनिक उधर आकर कहने लगता है, एक बुरी खबर है, कई मॉन्स्टर्स ने राजधानी को घेर लिया है। वॉरियर कॉर्प्स उनसे जूझ रही है, लेकिन उनकी तादाद हमारे सिपाहियों से बहुत ही ज्यादा है। रिन कहता है, स्वॉर्ड्समैन कॉर्प्स को उन्हें रोकने के लिए फौरन रवाना करो और राज्य के लोगों को अभी के अभी किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ और शेडर कंपनी और हंटर कॉर्प्स को भी फौरन खबर करो कि जितने हो सके उतने मॉन्स्टर्स का खात्मा करें और ध्यान रखो कि किसी आदमी को चोट ना पहुंचे। राजा कहता है, वो बदमाश देरीदास, यानी उसने हमें जो भी धमकियां दी वो सिर्फ धमकियां ही नहीं थी। हमारे 6 सॉवरेंस कहाँ हैं? रिन कहता है, वो सभी इस वक्त लड़ रहे हैं। कई जगह पर शक्तिशाली मॉन्स्टर्स को देखा गया है, वो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान हम सभी सॉवरेंस को उन मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए देख पाते हैं। उधर खेत में उस ड्रैगन को देखकर लिन और इनस हैरान हो जाते हैं। ये तो ब्लैक डेथ ड्रैगन है, आखिर इतना भयानक ड्रैगन यहाँ पर कर क्या रहा है? हम उस ड्रैगन के पास ही एक लड़के को भी देखते हैं जो उस ड्रैगन को लेकर राज्य की ओर जा रहा था, लेकिन उस अनकबर स्पेल के कारण अब वो ड्रैगन उस लड़के के काबू से बाहर चला जाता है। ड्रैगन उस लड़के को मारने ही वाला होता है कि तभी नॉर बिना कुछ सोचे उस लड़के को बचाने चला जाता है और अपने तलवार से उस ड्रैगन के हमले को रोक देता है। उधर इनस राजकुमारी लिन से कहने लगती है, आपने देखा ना वो कौन है? उस लड़के का ड्रैगन के साथ होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जब आपने अनकवर स्पेल का यूज किया तब उस ब्लैक डेथ ड्रैगन के साथ वो लड़का नजर आया। इसका मतलब वो लड़का एक डीमन फॉक है। डीमन फॉक्स असल में इंसानों जैसे ही लगते हैं, लेकिन वो असल में डेमी ह्यूमंस होते हैं जिनके पास मॉन्स्टर्स को काबू करने की ताकत होती है। भले ही वो आधे इंसान है, लेकिन वो एक ऐसी रेस है जिसे इंसान कम और मॉन्स्टर ज्यादा माना जाता है। कहा जाता है कि आज से करीब 200 साल पहले इन्हीं डीमन फॉक्स ने होली थियोक्रेसी ऑफ मित्रा को लगभग तबाह कर दिया था और इसी वजह से इन डीमन फॉक्स का वजूद खत्म करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज भी माना जाता है कि इनकी कुछ पीढ़ियां जिंदा है। अगर ये सच है तो इन खूंखार मॉन्स्टर को इंसानों के खिलाफ बदला लेने की भावना देखी जा सकती है। राजकुमारी कहती है, तो इसका मतलब है कि इसी लड़के ने उस ड्रैगन को यहाँ लाया है। इनेस कहती है, ये ड्रैगन दलदल वाले इलाकों में पाया जाता है, इंसानों की बस्ती के पास ये बहुत ही कम जाता है। यानी ये बात सच है कि वो लड़का ही उस मॉन्स्टर को लेकर आया है ताकि वो राजधानी में हमारे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। ऐसे लड़के की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर आखिर में क्या सोचकर उस लड़के को बचाने में लगा है। राजकुमारी लिन नॉर को मदद करने के लिए जाने ही वाली होती है कि तभी इनेस कहती है कि नॉर के लिए अब बहुत ही देर हो चुकी है और ठीक तभी वो मॉन्स्टर अपने मुंह से कुछ निकालता है और नॉर पर हमला करता है। नॉर उसके अटैक को आसानी से पैरी करता है, लेकिन ये क्या, नॉर के चेहरे से खून निकलने लगता है। नॉर सोचता है ये तो जहर है और बहुत ही असरदार है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, शरीर भी साथ नहीं दे रहा। मुझे लगता है इनस मुझे चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी कि ये मॉन्स्टर जहरीला है। नॉर नीचे गिर जाता है और बेहोश होने लगता है। ये देखकर लिन बहुत ही डर जाती है। इनस कहती है, इसी वजह से तो ये ड्रैगन इतना खतरनाक है। ये एक ऐसा ड्रैगन है जो इसे देखिए उस पर मौत आ जाए। ड्रैगन नॉर पर फिर से जहर से हमला करने वाला होता है। लिन नॉर को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इनस अपने डिवाइन शील्ड का यूज करके उसे रोक लेती है। आप आगे नहीं जा सकती, वो ड्रैगन फिर से अपने जहर से हमला करने वाला है। मैं आपको वहाँ जाने नहीं दे सकती। आपके ऊपर हमारे राज्य का भविष्य निर्भर है। अब कुछ नहीं हो सकता। उस जहर की हल्की सी महक भी जानलेवा है। अब नॉर सर को कोई नहीं बचा सकता। वो ड्रैगन इस बार बहुत ही जोरदार हमला करता है, जिसके प्रभाव से चिड़िया भी मर के नीचे गिरती है। इनस अपने शील्ड से खुद को और लिन को महफूज रखती है। लिन ठीक तभी देख पाती है कि उस ड्रैगन का एक हिस्सा इनस के शील्ड पर टकराता है और दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं। दोनों देख पाते हैं कि नॉर अब भी उस ड्रैगन से लड़ रहा था। उसके आंखों से, नाक से और मुंह से खून निकल रही थी, लेकिन फिर भी वो उस ड्रैगन से लड़ रहा होता है। इनस को तब अपने पिता का कहा याद आता है, जिसने कहा था, ऐसी हालत में मुझे नॉर का याद आता है, काश वो यहाँ होता। इनस सोचती है, तो उनका ये मतलब था, एक ऐसा शख्स जो अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी हिफाजत करे। ये तो एक ट्रू शील्ड है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और तभी वो ड्रैगन नॉर पर आखिरी हमला करता है और नॉर नीचे गिर जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जेल के अंदर कई सारे बच्चों को दिखाया जाता है। ये सभी डीमन फोक थे, जिनमें वो लड़का भी मौजूद था जो उस ड्रैगन को शहर की ओर ले जा रहा था। इस लड़के का नाम रोलो होता है। वो कहता है, हमें श्रापित बच्चे कहते हैं क्योंकि हम जन्म से ही मॉन्स्टर्स को काबू करने की ताकत जानते हैं। अरसे से हम इस ताकत से बस गाय बैलों को काबू करते हैं, लेकिन किसी ने इसका इस्तेमाल
इस्तेमाल मॉन्स्टर पर किया और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हम देख पाते हैं कि जेल में उन्हें बासी और सड़ा हुआ खाना दिया जाता है और कोई अगर गार्ड की तरफ आंखें उठाकर भी देखता था तो उसे बुरी तरह से मारा जाता था। रोलो जब भी कोई भी सवाल करता तो उसे इतना पीटा जाता कि वो अधमरा हो जाता और उसे 3 दिनों तक खाना भी नहीं देते थे। रोलो लोगों के ख्याल भी सुन पाता था, जिसे जानने के बाद लोग और ज्यादा भड़क गए और उसे मौत के घाट उतारने के लिए कहने लगे। लेकिन इतना कुछ सुनने के बाद भी रोलो के मन में बदला लेने का ख्याल कभी नहीं आया। वो कभी किसी का खून बहाना नहीं चाहता था। फिर भी इतनी नफरत, इतनी मार और इतने ताने सुनना आसान नहीं था। लेकिन एक दिन वहाँ पर एक आदमी आता है और रोलो से कहता है, तुम्हें इस ड्रैगन को अपने साथ ले जाना है। तुम एक देश की मदद करने जा रहे हो। मैं तुमसे जैसा कहता हूँ बस वैसा करो और मैं कभी भी तुम पर बेवजह हाथ नहीं उठाऊंगा। हर रोज तुम्हें अच्छा खाना भी दूंगा, ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे साथियों को भी। ये मेरा वादा है। लेकिन अगर तुमने ये काम करने से इनकार किया तो कुछ भी नहीं बदलेगा, बल्कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बदतर बना दूंगा। तभी हम रोलो को ब्लैक डेथ के साथ उस खेत में देख पाते हैं। राजकुमारी लिन की स्पेल के कारण उसका कंसीलमेंट ब्रेक हो जाता है। मैं अभी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और ड्रैगन रोलो पर हमला कर देता है। मैं अब यहाँ मरने वाला हूँ। मैं कभी भी किसी के भी काम नहीं आ सका, पर कम से कम किसी को चोट तो नहीं पहुँची। मैं इसीलिए यहाँ खुशी खुशी मर सकता हूँ। अगर मेरा यहाँ फिर से जन्म हुआ तो उम्मीद है कि कोई मुझे इस तरह तकलीफ नहीं देगा। उम्मीद है थोड़ा सा ही, पर किसी के काम आ सकूँ और साथ ही मैं कुछ अच्छा खा भी सकूँ और मेरी जिंदगी काफी अच्छी हो। तभी नॉर वहाँ आकर रोलो को बचाने लगता है। वो सोचता है ये आदमी मुझे बचा क्यों रहा है। तभी ड्रैगन जहर से हमला करता है और नॉर के चेहरे से खून निकलने लगती है और रोलो भी बुरी तरह से खांसने लगता है। नॉर लो हिल का इस्तेमाल करके रोलो को जहर से बचाने लगता है और ड्रैगन से फाइट करने लगता है, लेकिन आखिर में नीचे गिर जाता है और बेहोश होने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होती है और हमें नॉर की बचपन की कहानी दिखाई जाती है। जब वो ट्रेनिंग स्कूल से लौटा था तब एक दिन वो जंगलों से बहुत सारी खाने की चीजें लेकर आया था। उन सब में से एक पौधा जहरीला होता है और रात को खाना खाने के बाद उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। वो लो हिल का इस्तेमाल करके किसी तरह से रात तो बिता लेता है, लेकिन सुबह तक भी उसका तबीयत ठीक नहीं होता और वो अपनी एक किताब से जान पाता है कि उसने एक बहुत ही जहरीला पौधा खा लिया था। अगले दिन तक उसका पेट का दर्द ठीक हो जाता है और वो खाने की तलाश में फिर से जंगल में जाता है, लेकिन ठीक तभी उसे एक जहरीला सांप काट लेता है। वो उस सांप को तो मार देता है लेकिन खुद भी बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद उसे होश आता है। वो सोचता है ये क्या, जहरीले सांप ने काटने के बाद भी मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं। वो उस सांप को लेकर जाता है और रात को पकाकर खा लेता है। क्या बात है, ये तो काफी स्वादिष्ट है। अगले दिन नॉर खुद एक जहरीला सांप पकड़ लेता है और उसके हाथ में दसने को देता है। नॉर कहता है कल के मुकाबले जहर का असर बहुत ही कम है, शायद मैं इम्यून होता जा रहा हूँ। और उस दिन से नॉर अलग अलग जहरीले पौधे और जानवर को खाने लगता है। कई बार तो वो बेहोश भी हो गया था। अगर वो सब खाने से उसका खून भी निकल जाता तो फिर भी वो सब वो खा जाता। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम नॉर को पूरी तरह से हील होते हुए देख पाते हैं। वो उठकर खड़ा हो जाता है और ये देखकर लिन बहुत ही खुश हो जाती है। तभी ड्रैगन नॉर पर फिर से हमला करने लगता है और नॉर ड्रैगन के सभी हमले को पैरी करता जाता है। इस बार ड्रैगन आखिरी हमले के लिए तैयार होता है और पूरी ताकत से नॉर पर हमला करता है। नॉर भी इस बार अपनी पूरी ताकत लगाकर ड्रैगन पर हमला करता है और उसे मार देता है। ड्रैगन को मारने के बाद नॉर सोचने लगता है तो शहर से बाहर के मेंढक दिखने में ऐसे होते हैं, ये जहरीला मेंढक खाने में तो जरूर लजीज होता। वो रोलो के पास जाता है और पूछता है कि वो ठीक तो है ना, आज तो तुम बाल बाल बचे, तुम इतनी दूर अकेले आए हो क्या। रोलो कहता है नहीं, मैं तो इसके साथ आया था, मैंने वादा किया था कि मैं इस ड्रैगन को शहर लेकर जाऊंगा। तभी नॉर सोचने लगता है इस जहरीले मेंढक को शहर ले जाने का वादा, अरे मैंने ये क्या कर दिया। इस मेंढक को किसी खास दावत में पकाने जाने वाला था। इसके मीट को ताजा रखने के लिए शायद इसे जिंदा ले जाना जरूरी था और ये काम इस बच्चे को सौंप दिया गया। बड़े शहरों में इन जानवरों को पकाया ही जाता होगा और इस बच्चे ने इस मेंढक को बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया होगा ताकि बड़े होने के बाद काफी लजीज हो सके। अरे यार, मैंने एक बड़े शहर के खास पकवान का भरता बना दिया। नॉर रोलो से कहने लगता है मुझे माफ कर देना, मैंने इतनी इम्पोर्टेंट डिलीवरी का भरता बना दिया। मैं इसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें इसके लिए पैसा भी दे दूंगा। फिलहाल ज्यादा पैसा तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ दिनों में जरूर दे दूंगा।
रोलो कहता है नहीं नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। नॉर कहता है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने इस मेंढक को मार दिया, लेकिन तुम इतने बड़े जानवर को अकेले कैसे लेकर आए? रोलो कहता है दरअसल मैं मॉन्स्टर्स को काबू कर सकता हूँ, इसीलिए मैं इसे यहाँ तक ले आया। नॉर ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्या सच में तुम मॉन्स्टर्स को काबू कर सकते हो? बाप रे, ये तो काफी जबरदस्त स्किल है, इतने छोटे बच्चे में इतना टैलेंट। रोलो थोड़ा दुखी होकर कहने लगता है दरअसल मैं एक डीमन फोक हूँ, हम जैसे सभी डीमन फोक बचपन से मॉन्स्टर्स को काबू कर सकते हैं। नॉर कहता है काश मेरे पास भी एक ऐसा हुनर होता, फिर तो मैं अपने सारे काम जानवरों से करवा लेता। रोलो पूछता है क्या आपको मुझसे डर नहीं लगता, मुझ जैसे डीमन फोक से? क्या आपको मुझसे नफरत नहीं होती? मेरी इस ताकत से लोग डरते हैं। नॉर कहता है अरे इसमें डरने या नफरत करने वाली क्या बात है, ऐसे भी लोग होते हैं क्या? कोई चाहे तुम्हें कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हारा ये हुनर कई लोगों की मदद कर सकता है। रोलो नॉर की बातें सुनकर चौंक जाता है, क्या मदद? मैं मदद कर सकता हूँ? और वो रोने लगता है, क्या सच में मेरे जैसे एक मनहूस लड़का किसी का मदद कर सकता है, किसी के काम आ सकता है? नॉर रोलो से कहता है अरे रो मत, तुम में सच में बहुत अच्छे हुनर है, जो काम मैं नहीं कर सकता वो तुम कर सकते हो। तभी राजकुमारी लिन और इनस दौड़ते हुए नॉर के पास आते हैं। लिन कहती है नॉर सेंसे आप ठीक तो है ना, आपका इसी वक्त इलाज करना होगा। नॉर कहता है नहीं मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, मैं अपना तारीफ तो नहीं करना चाहता, लेकिन मुझ पर जहर का असर नहीं होता। इनस और लिन ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, ये नामुमकिन है, ये कोई ऐसा वैसा जहर नहीं था, ये इतना खतरनाक है कि जमीन को भी बंजर कर दे। ऐसा कोई भी नहीं है जो इस जहर का सामना करके जिंदा रहे। तो क्या ये सेक्रेट स्पिरिट के कारण हुआ है? सेक्रेट स्पिरिट स्किल का मतलब है कि अपने शरीर और मन को मेहनत करके इतना ट्रेन करना कि अगर कोई भी जहर उसे छू भी ले तो वो भी प्योर बन जाता है। लेकिन ये मुमकिन हो सकता है सिर्फ एक कमाल की ट्रेनिंग के बाद। सोवरेन सेन को भी इसे पाने के लिए लगभग 40 साल लग गए थे, पर नॉर सेंसे तो अभी से ये कर सकते हैं। तभी नॉर लिन से कहता है मैं सोच रहा था कि इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है क्या? तभी लिन कहती है सेंसे क्या आप सच में ये चाहते हैं? ये एक डीमन फोक है और साथ ही इसके साथ एक भयानक मॉन्स्टर भी है। इनस हैरान होकर पूछती है क्या तुम इसे सच में शहर ले जा रहे थे? तब रोलो सब कुछ बताने लगता है कि उसे जिसने ये काम दिया उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता, और कैसे वो बचपन से ही जेल में पाला गया और पीटा गया। वो लोग उसके आंखों पर पट्टी लगाकर लेकर आए थे और वो जानता नहीं वो कहाँ से है और उसका माता पिता कौन है। तभी नॉर कहता है मेरे ख्याल से आप लोगों ने जो सुनना था वो सुन लिया है, मैं इसे पास के शहर में ले जाने वाला हूँ। और तीनों इस पर डिस्कस कर रहे होते कि रोलो को आखिर में कहाँ ले जाना ठीक होगा कि तभी वहाँ पर एक शख्स पहुँच जाता है। वो नॉर की तरफ देखकर कहता है कितनी अजीब बात है, क्योंकि मुझे तो लगा था इस आदमी को मरने से अब कोई नहीं रोक सकता, ऊपर से इस कीमती सामान का ये हाल बना दिया है। नॉर कहता है अगर आपने इस जानवर को अपने लिए मंगवाया था तो माफ कर दीजिएगा, मैंने इसका ये हाल कर दिया। आदमी कहता है तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? इस जानवर के मरने से या जिंदा रहने से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना है उससे जो तुम्हारे पीछे खड़ा है, और मैं यहाँ पर इसी लड़के को ले जाने के लिए आया हूँ। ये कहते ही वो नॉर पर हमला कर देता है और नॉर अपने तलवार से उसे रोक लेता है। वो कहता है तुम मेरे रास्ते पर मत आओ, जरा उस लड़के को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि ये मेरे लिए एक खजाने की पोटली है, मुझे इसे जिंदा या मुर्दा यहाँ से ले जाना है। नॉर ये सुनकर हैरान हो जाता है, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो इतना तेज था कि पलक झपकते ही वो रोलो के पास पहुँच जाता है, लेकिन नॉर उसे रोक पाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर का तलवार बहुत ही मजबूत है, इसीलिए उस आदमी का हथियार टूट जाता है। उधर लिन ये सब देख कर सोचने लगती है ये सब क्या हो रहा है? नॉर सेंसे और ये आदमी दोनों ही बहुत ही तेज है। तभी इनस कहती है राजकुमारी लिन, हर हाल में आप मेरे पीछे ही छिपे रहिए। वो अब दूसरा खंजर लेकर नॉर पर हमला करने लगता है, लेकिन नॉर भी सभी हमले को पैरी करता जाता है। आदमी कहता है अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है दोस्त, तुम मेरे समय का बर्बादी कर रहे हो। तो ठीक है, पहले मैं तुम्हें ही रास्ते से हटाऊंगा। ये कहकर वो पहले से ज्यादा ताकत से नॉर की तरफ आता है। नॉर किसी प्रकार उस हमले से बच तो पाता है, लेकिन वो बहुत दूर जा पहुंचता है। इतने छोटे से हथियार में इतना ताकत कैसे हो सकता है? इसके हमले तो उस बैल के जैसे नहीं, उससे भी ज्यादा ताकतवर है। वो आदमी देखता है कि उसका खंजर फिर से टूट गया है। वो फिर से एक और नया छुरी लेता है और इस पर हवा की रफ्तार से नॉर पर हमला करने लगता है। नॉर किसी तरह से उसके हमले को रोक रहा था, लेकिन वो आदमी नॉर पर भारी पड़ने लगता है। लिन सोचती है इनके हमले तो बहुत ही ज्यादा तेज है, मैं सामने भी नहीं जा सकती। तभी इनस अपने डिवाइन शील्ड को एक्टिवेट कर देती है और लिन से उसके पीछे ही रहने को कहती है। वो कहती है ये शख्स
शख्स और कोई नहीं डेडमैन है। डेडमैन जादू, जो कि एक फॉर्मर एस रैंक एडवेंचरर था। इनेस ने एक बार एक केस के बारे में बाकी सोवरेंस को पूछा था कि कातिल अगर मर गया है तो वो केस अभी भी क्यों चल रहा था। उसे कहा जाता है कि वो डेडमैन जादू का केस है। लोगों के लिए उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। जादू काफी कम उम्र में एस रैंक एडवेंचरर बन गया था, लेकिन उसकी करतूतों की वजह से जल्द ही एस रैंक एडवेंचरर का टारगेट भी बन गया। तभी गिलबर्ट कहता है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आप कहे तो मैं इसे संभाल लूं। सोर्समैन सेंसे कहता है, बिल्कुल नहीं, इसके अलावा दूसरा कोई भी टारगेट ले लो। तभी ओकेन सेंसे कहने लगते हैं, जादू बचपन से ही काफी होनहार था। उसको सिर्फ 13 साल की उम्र में ही ड्रैगन स्लेयर का ओहदा मिल गया था। वो अपने स्किल्स के कारण काफी मशहूर होता गया और दूर दूर के लोग उसे पहचानने भी लगे और वो हर स्किल्स में बहुत ही आसानी से माहिर होता गया। गिलबर्ट कहता है, सुनने में तो ये कोई बच्चों की किताबों से निकला एक सुपर हीरो ज्यादा लग रहा है। तो फिर ये हमारा टारगेट कैसे बना? वो टारगेट इसीलिए बना कि उसने कभी भी अपने स्किल्स और हुनर को सही चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वो पैसों के लिए आम लोगों को भी टारगेट करता था। एक बार तो उसने 36 लोगों के एक परिवार को एक ही रात में मार दिया, क्योंकि उसने गिल्ड की काफी मदद भी की थी और अकेले ही कई पावरफुल मॉन्स्टर को मार गिराया। इसी कारण गिल्ड उसे लेकर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। वो किसी भी तरह का काम ले लेता है, उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। एक बार जादू ने एक क्लाइंट का सभी बातें मानकर एक देश के सभी फौजियों को अकेले ही मार गिराया और साथ ही शाही परिवार का भी कत्ल कर दिया। वो जगह लाशों से भर गया था और लोगों ने जाना कि जादू की नजर में सही गलत कुछ नहीं है, वो बहुत बेरहम और बेदर्द है। इनेस कहने लगती है, सैकड़ों एडवेंचरर ने जादू को चुनौती देने की कोशिश की थी ताकि उस पर लगे भारी इनाम जीत सके, लेकिन वो सब भी मारे गए। जादू कहता है, अरे तुमने तो मेरे कलेक्शन के ज्यादातर छुरों को तोड़ डाला। मिथरल तक तो ठीक था, लेकिन ओरिकलकम और ड्रैगन टस्क, इन्हें तो नहीं टूटना चाहिए था। तुम आदमी बड़े अजीब हो और तुम्हारा तलवार तुमसे भी अजीब है। एक अजीब शख्स और उसकी अजीब सी तलवार, लगता है अब तुम्हें मारना ही होगा। ये कहकर डेडमैन अपने एक हथियार को आसमान की ओर फेंक देता है और उससे रोशनी प्रकट होने लगती है। ठीक तभी वहाँ से कई सारे खंजर निकल आते हैं। इनेस ये देखकर चौंक जाती है, अरे नहीं, ये तो सिल्वर क्रॉस है। ये तो बहुत ही खतरनाक हथियार है जिससे सैकड़ों तलवार निकल सकती है और जिनसे एक ही बार में हजारों जानें ली जा सकती है। एक हमले में तो पूरी फौज को खत्म किया जा सकता है। डेडमैन कहता है, अब जितना मन करे उतना तोड़ सकते हो तुम, क्योंकि मैं इसे फिर से और ज्यादा बना लूंगा। ये कहकर वो दोनों की तरफ तलवार भेजता है। नॉर कुछ तलवारों को रोक नहीं पाता और वो सीधे आकर उसके शरीर पर लगता है। वो एक ही वक्त पर इतने सारे तलवारों को रोक नहीं पा रहा था। इनेस ये देखकर सोचती है, ये तो बहुत सारी तलवारें हैं। नॉर सेंसे इन्हें अकेले नहीं रोक पाएंगे, मुझे इनकी मदद करनी होगी। और वो राजकुमारी से परमिशन लेकर नॉर को बचाने के लिए चली जाती है। वो सभी तलवारों को अपने शील्ड से रोक देती है। शील्ड के कुछ हिस्सों से डेडमैन पर हमला करने लगती है, लेकिन डेडमैन आसानी से इनेस के हमले को डॉज करता जाता है। इनेस नॉर से कहती है कि वो डिफेंस को देख लेगी और नॉर को बाकी संभालने के लिए कहती है। नॉर कहता है कि वो उस ड्रैगन के नाखूनों से तलवार को तोड़ सकता है, सिर्फ वो जब कहे तब शील्ड का एक हिस्सा हटा देने के लिए कहता है। वो फिजिकल एनहेंसमेंट का यूज करता है और सिल्वर ब्लेड्स को तोड़ने लगता है और वो ऐसा बार बार करने लगता है। लेकिन ठीक तभी डेडमैन इतना पास पहुंच जाता है कि वो अपने खंजर से इनेस की आंखों पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी नॉर उससे भी पैरी कर पाता है। उसका खंजर टूटकर नीचे गिर जाता है। डेडमैन और इनेस ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वो नॉर से पूछता है, आखिर तुमने इस हमले को रोका कैसे? ये छुरा तो एडामेंटाइट से बना है, तो फिर ये आखिर कैसे टूट गया? सच में तुम्हारे इस तलवार में कोई तो जरूर बात है। तुमने मेरे हमले को देखा भी और उसे रोका भी, आखिर तुमने ऐसा कैसे कर लिया? नॉर कहता है, हाँ मैंने बस किसी तरह से इसे रोक लिया। जादू कहता है, देखो ये किसी भी तरह से हो जाने वाली बात नहीं है दोस्त, लगता है आज के लिए काफी है। शहर में भी आज काफी कमाल का नजारा दिखाया जाएगा, शायद मुझे उसे ही देखने जाना चाहिए। इनेस पूछती है, शहर के नजारे से तुम्हारा मतलब क्या है? जादू इसका जवाब नहीं देता। वो नॉर से कहता है, मैंने लाइफ में कई सारे अजीब लोग देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा अजीब शख्स पहली बार देख रहा हूँ। वो आखिरी बार के लिए रोलो पर हमला करता है, लेकिन नॉर उसे रोक लेता है। वो कहता है, इस शख्स के होते हुए मैं तुम्हारे पास भी नहीं पहुँच पा रहा, और वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी लिन पूछती है, उसने शहर में होने वाली बड़े नजारे के बारे में क्यों कहा? आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो हमें पता नहीं? उसका मतलब क्या था? नॉर राजधानी लौट जाने के बारे में कहता है और रोलो को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन ठीक तभी रोलो डर से कांपने लगता है और नीचे बैठ जाता है। वो कहता है, क्या आप सारे लोग राजधानी से हो? अगर ऐसा है तो आप लोग वहाँ वापस नहीं जा सकते। लिन कहती है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है?
रोलो कहता है, मैंने उस आदमी को कहते हुए सुना था, उसने कहा था कि वहाँ सबसे बड़ा मॉन्स्टर आने वाला है, वो आकर राजधानी को पूरी तरह से तबाह कर देगा। ये ब्लैक डेथ ड्रैगन से भी कई गुना शक्तिशाली ड्रैगन होगा और पूरे राजधानी को तबाह कर देगा। लिन इनेस से वापस जाने के लिए कहती है और नॉर भी हाँ कहता है, लेकिन इनेस कहती है, मैं आपको वापस नहीं ले जा सकती, आपके भाई ने मुझे आपको यहाँ से दूर ले जाने के लिए कहा था। लिन कहती है, मुझे पता है भैया ऐसा ही कुछ करेंगे, लेकिन मुंह छुपाकर भागने से कुछ नहीं होगा, हमें सबको बताना होगा कि शहर की तरफ खतरा आ रहा है। इनेस चलने के लिए राजी होती है, लेकिन लिन को वादा करने के लिए कहती है कि जो भी हो वो इनेस के साथ ही रहेगी। नॉर रोलो से कहता है कि वो चाहे तो उनके साथ जा सकता है और रोलो भी मान जाता है। लिन सोचती है, नॉर सेंसे को इस बच्चे की हालत देखकर बहुत ही तकलीफ हुई होगी, वो दिल के कितने अच्छे हैं, उनके मुकाबले तो मैं कुछ भी नहीं। सभी बग्गी में बैठते हैं और राजधानी की ओर जाने लगते हैं। लिन सोचती है, मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन मेरे साथ वो है जिसने अकेले ही ब्लैक डेथ ड्रैगन को मार गिराया और डेडमैन जादू का सामना भी किया, खुद नॉर सेंसे। और वो राज्य की ओर जाने लगते हैं। उधर राजधानी में बहुत नुकसान हो चुका था। तभी एक सिपाही राजकुमार रिन के पास आकर कहता है, उन्होंने ज्यादातर लोगों को सुरक्षित दूसरी जगह पर भेज दिया है और उन 6 सॉवरेंस की वजह से हम दुश्मन के हमले को नाकाम कर पाए। शैडो कंपनी भी अभी चौकन्ना है, लेकिन फिलहाल दुश्मन ने कोई भी हमला नहीं किया है। तभी रिन कहता है, दुश्मन एक और बार जरूर हमला करेगा, वो हमारे कमजोर होने का फायदा उठाकर कोई और दाव खेलने वाला है, मुझे ऐसा ही लगता है। अब सवाल है कि वो लोग हम पर हमला किस तरफ से करेंगे। सिपाही कहता है, हंटर कॉप्स ने कहा है कि उन्हें फिलहाल कोई उड़ता हुआ मॉन्स्टर तो दिखाई नहीं दे रहा। तभी रिन आसमान की ओर देखता है और उसे कुछ नजर आता है। वो अनकबर स्पेल का इस्तेमाल करता है और शील्ड टूट जाता है। ठीक वहाँ पर उसे एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन दिखाई देता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक ब्लैक ड्रैगन से कई ज्यादा बड़ा है, ये तो ड्रैगन ऑफ कैलामिटी है। और एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत में हमें नॉर की एक बचपन की झलक दिखाई जाती है, जहाँ पर उसके पिताजी उसे ड्रैगन स्लेयर की एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि कैसे एक एडवेंचरर ने एक एविल ड्रैगन का सर थर से अलग कर दिया था और बाद में उसकी हड्डियां, पंजे और नाखून अलग अलग दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने लगा और उस शख्स को बाद में ड्रैगन स्लेयर के नाम से जाना जाने लगा। और तभी छोटा नॉर कहता है कि वो भी एक ड्रैगन स्लेयर बनना चाहता है और किताब लेकर वहाँ पर ही सो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होती है और हम चारों को बग्गी में देख पाते हैं। नॉर कहता है, वो क्या चीज है, कुछ अजीब सा चीज दिखाई दे रहा है। तभी लिन बाहर देखती है और हैरान हो जाती है, अरे ये तो ड्रैगन ऑफ कैलामिटी है। वो ड्रैगन राजधानी की ओर जा रहा था, उसकी परछाई से राजधानी में पूरा अंधेरा छाने लगता है। रिन कहने लगता है, ये नामुमकिन है, आखिर ये मॉन्स्टर यहाँ आया कैसे। कैप्टन डार्किन कहता है, माना जाता है कि इसे सोते हुए सिर्फ 150 साल ही हुए थे, इसीलिए इसका जागना नामुमकिन सी बात है, ये आखिर में जग कैसे गया। रिन कहता है, नहीं, इसे जगाया गया है, ये जंग तो इंसानों के बीच थी, तो इस ड्रैगन को जगाने की क्या जरूरत थी। तभी वो ड्रैगन वहाँ पर दहाड़ने लगता है। रिन कैप्टन डार्किन से कहता है कि वहाँ पर जितने लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द सही सलामत शहर से बाहर लेकर जाए। हम देख पाते हैं कि सभी 6 सॉवरेंस अलग अलग जगह में मॉन्स्टर से जूझ रहे होते हैं। तभी गिलबर्ट महाराज को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन राजा वहाँ से जाने से इनकार करता है और गिलबर्ट को बाकी लोगों की मदद करने को कहता है। तभी इनेस कहती है, इस ड्रैगन के आ जाने से आसपास के इलाकों को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता, लोगों को वहाँ से निकालने की कोशिश हो रही होगी। तभी लिन कहती है, ऐसा है तो डैड जरूर राज्य में रहकर लोगों की रक्षा करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी इस मॉन्स्टर को संभालना डैड के बस की बात नहीं। उसी वक्त नॉर कहने लगता है, ड्रैगन, तो ड्रैगन दिखने में ऐसा होता है क्या, ये तो काफी बड़े होते हैं, मैं आज पहली बार एक ड्रैगन देख रहा हूँ। लिन कहती है, पहली बार, आपने तो अभी ब्लैक डेथ ड्रैगन को मार गिराया। नॉर कहता है, वो सब छोड़ो, आपके भाई और डैड क्या अभी भी राजधानी में है। लिन हाँ कहती है, अगर ऐसा है तो मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे लगता है कि मैं इसे संभाल लूंगा, सिर्फ मुझे तेजी से भागना होगा। वैसे तो मैं वहाँ से बहुत दूर हूँ, लेकिन अगर आप विंड ब्लास्ट का इस्तेमाल करें तो मैं शायद जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। इस शहर ने, आपके डैड ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं भी उनकी पूरी मदद करना चाहता हूँ। तभी लिन सोचने लगती है, ऐसे विंड ब्लास्ट का इस्तेमाल लोगों पर किया ही नहीं जा सकता, लेकिन इनकी जहाँ तक बात है, मेरी छोटी सोच इनके हुनर को कभी नहीं परख पाएगी। अभी पीछे हटने का वक्त बिल्कुल ही नहीं है। उधर राजा मैजिक एम्परर डेरिडास के साथ हुई बहस को याद करता है, जिसने डंजन ऑफ द लॉस्ट को उसके हवाले करने को कहा था और धमकी भी दी थी कि ऐसा नहीं करने का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन राजा उसकी धमकी को अनदेखा कर देता है और डंजन ऑफ द लॉस्ट उसके हवाले नहीं करने का फैसला करता है।
तभी वो ड्रैगन जमीन पर अपना पैर रखता है। राजा कहता है, तो तुम्हें डंजन की इतनी चाहत है कि तुमने एक ड्रैगन को जगा दिया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे देरिदास। वो अपना तलवार लेकर बिल्डिंग के ऊपर जाता है और कहता है, मेरी बेवकूफी की वजह से मेरे राज्य के लोगों की जान खतरे में आ गई है। मैं इसे मार तो नहीं सकता, लेकिन इसकी एक आंख तो फोड़ ही सकता हूँ। और वो हमले के लिए तैयार होता है। उधर इनस डिवाइन शील्ड से एक सिलेंडर बनाती है और नॉर को उसके सामने आने के लिए कहती है। क्योंकि नॉर और वो लोग बहुत ही दूर थे, इसीलिए इस बार लिन विंड ब्लास्ट के साथ कुछ और स्किल्स को भी मिक्स करती है। जैसे पहले मैजिक बैरियर, उसके बाद रिफ्लेक्ट, फिर मैजिक रिफ्लेक्ट और एनहेंस, अब चार्ज। नॉर ये सब देखकर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, मुझे तो ये पहले से थोड़ा अलग लग रहा है। लिन कहती है, नॉर सेंसे, अब मैं शुरू करने वाली हूँ। इस बार इम्पैक्ट पहली बार से काफी ज्यादा होगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। नॉर कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी लिन एक और स्किल का यूज करती है और विंड ब्लास्ट कहकर नॉर पर हमला करती है। उसका हमला इतना तेज था कि नॉर कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है और होश आने पर वो जल्दी से फिजिकल एनहेंसमेंट का इस्तेमाल करता है, साथ ही फेदर स्टेप का भी इस्तेमाल करता है और वो सीधे ड्रैगन की ओर जाने लगता है। उधर ड्रैगन राजा को मारने के लिए उसके पास आता है और अपने मुंह के अंदर एक एनर्जी बॉल बनाने लगता है और राजा भी अपना खास हथियार निकाल लेता है। वो ड्रैगन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी नॉर का हिस्से वहाँ पर टपक जाता है और ड्रैगन के हमले को अपनी तलवार से दूर फेंक देता है। राजा और बाकी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अब हमें ड्रैगन क्या सोचता है वो भी दिखाया जाता है। ड्रैगन सोचने लगता है, ये कीड़े जैसा दिखने वाला इंसान आखिर मेरे हमले को कैसे रोक दिया। इस दुनिया का उसूल है कि ताकतवर ही कमजोरों पर राज करेंगे, कमजोरों को सिर्फ तकलीफें ही मिलती है। कोई भी इस नियम के खिलाफ जा नहीं सकता। ड्रैगन जोर से दहाड़ने लगता है और पूंछ से नॉर पर हमला करता है, लेकिन वो एक ही बार में ड्रैगन को नीचे गिरा देता है। नॉर सोचता है, लिन का हमला वाकई काफी खतरनाक था, उससे कहना होगा कि वो दोबारा ऐसा मत करे। और इस ड्रैगन पर हमला करना आखिर में इतना आसान कैसे था। शुरू में तो इस ड्रैगन का साइज देखकर मैं हैरान ही हो गया था। ड्रैगन फिर से खड़ा होता है और नॉर की ओर आने लगता है। उधर लिन और इनस राजधानी पहुंच गए थे, लेकिन तभी उन पर गॉब्लिन एम्पायर्स का एक झुंड हमला करता है। इनस अपने शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है। लिन इनस से कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, ये तो सिर्फ एक गॉब्लिन्स का झुंड है। गॉब्लिन्स उनकी तरफ आने लगते हैं। लिन भी अपनी स्किल से उन पर हमला करती है, लेकिन उन पर उसके हमले का कोई भी असर नहीं होता और गॉब्लिन्स शील्ड तक पहुंच जाते हैं। ये देखकर रोलो अपनी ताकत से गॉब्लिन्स को कंट्रोल करके उन्हें रोक देता है और लिन अपनी स्किल से सभी गॉब्लिन्स को बर्फ से जमा देती है। उसके बाद इनस अपनी डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उनको मार देती है। उधर ड्रैगन नॉर पर हमला करता जाता है और नॉर भी आसानी से सभी हमले को पैरी करता है। ड्रैगन सोचता है, मेरे नाखून और पंजे का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन इस शख्स ने कैसे मुझे इस तरह से घायल कर दिया। ये आखिर में कौन है। नॉर अपनी तलवार की ओर देखता है और सोचने लगता है, मैं चाहे कितना भी जोरदार हमला करूं, ना तो ये तलवार टूटती ना इसमें कोई दरार आई। आखिर ये तलवार किस चीज से बना है। खैर जो भी हो, शुक्र है कि ये तलवार अभी मेरे पास है। ड्रैगन अब आसमान पर उड़ने लगता है और एक बहुत ही जोरदार हमले के लिए तैयार होता है। वो अपने मुंह के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी बॉल बनाता है और नॉर पर हमला करता है। नॉर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे भी पैरी करता है और हमले को दूर फेंक देता है। उसमें इतना एनर्जी था कि वो दूर जाकर एक बड़ा सा धमाका करता है। तभी वो ड्रैगन फिर से दहाड़ने लगता है। रोलो कहता है कि वो ड्रैगन नाराज है और वो इस बात पर चिढ़ रहा है कि वो सामने खड़े रहे शख्स को तो दुश्मन समझता है, लेकिन वो शख्स उसे दुश्मन बिल्कुल भी नहीं मानता। ड्रैगन को खुद पर काफी नाज होता है और ड्रैगन अब कलामिटी को भी अपनी ताकत पर पूरा भरोसा होगा, लेकिन अब तो जैसे ये अपनी ताकत को खो चुका है। ड्रैगन नॉर पर एक आखिरी हमला करता है, लेकिन नॉर उसे भी आसानी से पैरी करता है और उसका एक दांत भी तोड़ देता है। उसके बाद ड्रैगन नॉर के सामने आकर नीचे बैठ जाता है। उसकी आंखों की कलर भी चेंज हो जाती है। लिन कहती है कि शायद ये ड्रैगन अभी शांत हो गया है। रोलो कहता है, हाँ ये तो जैसे पालतू बन गया है। दूर से सब लोग ये देख रहे होते हैं। नॉर को तभी उसके पिताजी का कहा एक बात याद आता है, जिन्होंने कहा था कि कैसे उस एडवेंचरर ने इविल ड्रैगन का सर धड़ से अलग कर दिया था और बाद में उसके हड्डियों और नाखूनों से दबाइयां बनाने जाने लगा। नॉर अपनी तलवार को नीचे रख देता है और कहता है, देखो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारा सर कलम करके हीरो बनना चाहूंगा। लिन, इनेस और रोलो दौड़ते हुए नॉर के पास आते हैं। लिन पूछती है कि नॉर सेंसे ठीक तो है ना। नॉर कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो रोलो की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा तो ये बात है। रोलो तुमने आज मेरी जान बचाई है, इसके लिए शुक्रिया।
तुमने ही तो इस ड्रैगन को शांत करके मेरी जान बचाई है ना। रोलो हैरान होकर कहता है, नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये ड्रैगन अचानक इतना शांत कैसे हो गया? मुझे लगता है तुमने ही किया होगा। रोलो कहता है, नहीं सच में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नॉर रोलो की तरफ देखकर सोचता है, शायद रोलो को लगता है कि अगर लोगों को पता चलता है कि इसने इतने बड़े ड्रैगन को काबू कर लिया है तो लोग इससे डरने लगेंगे। शायद इसी कारण रोलो मना कर रहा है। वो कहता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ कि तुमने ये नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि इस ड्रैगन को इसके घर वापस भेज दिया जाए। क्या तुम ये कर सकते हो रोलो? लिन और इनस नॉर की बातें सुनकर हैरान होते हैं। इनस कहती है कि ये तो एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन है, इसे तो यहाँ पर मार देना चाहिए। नॉर कहता है, मैं जानता हूँ कि आप यही कहेंगे, लेकिन मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये अपने घर चला जाए। ये नहीं हो सकता है क्या? तभी लिन कहती है, तो फिर ठीक है, अगर नॉर सेंसे चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। रोलो क्या तुम ये कर सकते हो? रोलो कहता है, पता नहीं, इसे काबू करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं कम से कम इससे पूछ जरूर सकता हूँ। रोलो ड्रैगन के पास जाकर बात करता है। रोलो कहता है, इसने कहा है कि ये अपने मास्टर के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या मास्टर? इतने जल्दी तुम इसके मास्टर भी बन गए? इनस और लिन भी ये देखकर चौंक जाते हैं। नॉर रोलो को उस ड्रैगन से कहने देता है कि वो अपने घर चला जाए और आइंदा किसी भी इंसान को तकलीफ ना दे। रोलो कहता है, ये कह रहा है कि ये आपकी हर बात मानने के लिए तैयार है। वाह, यह तो कमाल की बात है। ड्रैगन धीरे धीरे वहाँ से उठता है और उड़ के वहाँ से चला जाता है। ड्रैगन कुछ दूर गया ही था कि तभी उस पर एक जोरदार हमला होता है और वो नीचे गिर जाता है। हम देख पाते हैं कि अब खुद मैजिक एम्पायर डेरिडस अपनी फौज लेकर वहाँ पहुँच गया था। वो कहता है, उम्मीद थी कि अब तक राजधानी जलकर राख हो गई होगी, पर कोई बात नहीं, अब बाकी काम मैं खुद कर दूंगा। वो सिपाहियों को हमले के लिए तैयार होने को कहता है। तभी सीन चेंज होती है और हमें मैजिक एम्पायर को अपने राजमहल पर दिखाया जाता है। एक आदमी वहाँ आकर कहता है, डोमिनेटर ने ड्रैगन ऑफ कैलामिटी को जगा दिया है, अब वो पूरी तरह से हमारे काबू में है। जब उस ड्रैगन के कहर से पूरा राज्य तबाह हो जाएगा, तब हम अपने सिपाहियों को मैजिक स्वॉर्ड्स और मैजिक शील्ड के साथ और हमारे खास सिपाहियों को मैजिक आर्मर और मैजिक कैनन्स के साथ भेजेंगे। साथ ही हम 3 मैजिकल बुलबॉक्स एजेस को भी रवाना करेंगे, जिसके साथ होंगे 4 अल्ट्रा आउटपुट माना बीम कैनन्स रायनक। तभी वहाँ पर कैप्टन रैंड्यूस आता है और कहने लगता है, मुझे गलत मत समझिए, लेकिन ये हमारे राज्य के लिए ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ आप इसे रोक दे। तभी डेरिडस गुस्सा होकर कैप्टन के पास आता है और उसके चेहरे पर एक लात मारता है। एक बार में तुझे समझ नहीं आती क्या बेवकूफ? मेरे प्रपोजल को ठुकरा के दुनिया का कोई भी राज्य टिक नहीं सकता, ये मैं सारी दुनिया को बता दूंगा। क्लेश की तबाही पूरी दुनिया वालों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी और मेरे राज्य ने आकर उसके राज्य को एक लालची राजा से बचा लिया। इतिहास को सच नहीं बदल सकता, सिर्फ ताकत बदलती है। रोलो दौड़ते हुए ड्रैगन के पास आता है और नॉर से कहता है, इस तरफ आइए, देखिए वो रहा। नॉर पूछता है, क्या वो जिंदा है? रोलो कहता है कि उसे पता नहीं चल रहा और ड्रैगन के पास जाने से ही पता चलेगा। तभी लिन और इनस पास आते हैं और नॉर को एक दूसरी तरफ देखने के लिए कहते हैं। उधर मैजिक एम्पायर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आया था। महाराज अपनी दूरबीन से नॉर और बाकी सभी को देख पाता है और कहता है, ये तो राजकुमारी है और साथ ही डिवाइन शील्ड इनस भी। ये दुनिया के उन जीते जागते लेजेंड्स में से एक है। ये जिंदा है, लगता है इसीलिए क्लेश का राज्य किसी तरह से बच निकला। अच्छा हुआ ये यहाँ पर ही है। लगता है लेजेंड्स का खात्मा मेरे हाथों ही होगा। राजा जल्दी से रियोनक से हमला करने को कहता है। सिपाही हमले का सिग्नल देता है। राजा कहता है, आज एक लेजेंड्स का खात्मा यहीं पर ही होगा। रियोनक के हमले को कोई नहीं रोक सकता। सिपाही हमले के लिए तैयार होता है और उस मशीन से अजीब तरह की रोशनी निकलने लगती है। मशीन को चार्ज होते हुए इनस और लिन देख पाते हैं और तभी इनस राजकुमारी को अपने पीछे जाने के लिए कहती है और दोनों पीछे चले जाते हैं। वो हमला सीधा इनस की ओर आने लगता है और राजा कहता है, तो हो गया खात्मा। कि तभी नॉर इनस के सामने आ जाता है और अपने तलवार से हमले को पैरी कर देता है। हमला इतना जोरदार था कि आसपास की जमीन हिल जाती है और पहाड़ का एक हिस्सा भी तबाह हो जाता है। राजा ये देखकर हैरान होता है, क्या तमाशा है ये? सिपाही कहता है, महाराज लगता है मशीन में कुछ खराबी आ गई होगी। राजा दोबारा हमला करने को कहता है। तभी लिन कहती है, लगता है डेरिडस अपना फौज लेकर आया है, ये हमारे राज्य को तबाह करने आए हैं। नॉर ये सुनकर हैरान हो जाता है। इनस कहती है, राजकुमारी लिन, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें पीछे हटना ही होगा। तभी ढेर सारे हमले एक साथ आने लगते हैं और इनस अपने शील्ड से उन्हें रोकने लगती है।
अरे इन्होंने तो नाक में दम करके रखा है। सिपाही महाराज को दूर चले जाने को कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। नॉर इतने सारे हमले को देखकर सोचता है ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। वो कहता है मैं उनका ध्यान बताता हूँ, इससे आप तीनों भाग कर यहाँ से निकल पाएंगे। वो सोचता है भले ही मैं लड़ने में माहिर नहीं हूँ लेकिन भागना अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बचपन की एक झलक को याद करता है और उसी तरह से भागने के बारे में प्लान करता है। लेकिन ठीक तभी लिन नॉर के पीछे आती है और कहती है कि वो भी नॉर को जितना हो सके मदद करेगी। नॉर कंफ्यूज हो जाता है। वो कहती है इस बार मैं अपनी ताकत को काबू में रखूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। नॉर कहता है अरे मैं कोई भी ऑल आउट अटैक या खुदकुशी के लिए नहीं खड़ा हूँ लिन। तभी रोलो कहता है वो देखिए फिर से हमला होने वाला है। लिन कहती है इस हमले को रोकने की ताकत सिर्फ आप में है नॉर सेंसे, आप ये कर सकते हैं। और ये कहकर लिन विंड ब्लास्ट के इस्तेमाल करने वाली होती है। ये देखकर नॉर डर जाता है और सोचता है ये तो डायरेक्ट मुझ पर ही विंड ब्लास्ट का इस्तेमाल करने जा रही है और फिजिकल एनहेंसमेंट का यूज करके वहाँ से भागने लगता है। लिन भी अपना स्पेल यूज कर देती है। नॉर आसमान पर उड़ने लगता है और ऊपर से छोटे मोटे हमले को रोकने लगता है और पूरी तेजी से उनकी तरफ जाने लगता है। वो एक ही रफ्तार में जाकर सभी सिपाहियों के तलवार को दूर फेंक देता है और ये वो बहुत ही तेजी से करने लगता है ताकि लिन और बाकी दोनों वहाँ से भाग पाए। हम तलवार और शील्ड को आसमान में उड़ते हुए देख पाते हैं। राजा ये सब देखकर हैरान हो जाता है कि ठीक तभी नॉर भी हीरो की तरह वहाँ पर पहुँच जाता है और पलक झपकते ही वो वहाँ से गायब भी हो जाता है। तलवार और शील्ड ऊपर से सीधे सिपाहियों के ऊपर पड़ने लगता है और सब लोग घायल होने लगते हैं। कुछ लोग टॉर्नेडो में उड़ने लगते हैं। जंगी हथियार आसमान पर उड़ने लगता है और नॉर इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि राजा भी उसके टकराव से नीचे गिर जाता है। राजा नॉर की तरफ देखता है और कहता है तुम तो वही हो ना। लेकिन नॉर फिर से हमला करने चला जाता है। नॉर बार बार तेजी से मूव करता है, सभी लोगों के शील्ड्स को फिर से उड़ा देता है और तभी नॉर फिर से राजा के पास पहुंच जाता है। राजा उसे देखकर बुरी तरह से डर जाता है और नॉर राजा के पास आने लगता है। राजा को लगता है कि नॉर उसे मारने वाला है और इसीलिए वो भी हमले के लिए तैयार होता है। लेकिन नॉर तेजी से जाकर जंगी हथियार बुलवॉक एजेस और रैनेक को भी आसमान पर उछाल देता है जैसे कि ये सब कोई खिलौना हो। मशीन सीधे राजा के सामने आकर गिरता है और राजा फिर से नीचे गिर जाता है। ये आदमी आखिर चाहता क्या है? मैं अपने साथ सभी सिपाहियों को हथियारों से लैस लाया था। मेरे एजेस से तो ड्रैगन ऑफ कैलामिटी तक का हमला रोका जा सकता था, लेकिन यहाँ इतना कुछ होते हुए भी मेरा ऐसा हाल कैसे हो गया? तुम आखिर हो कौन? तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? तभी नॉर अपना तलवार नीचे रखता है। राजा कहता है ये तलवार, ये तो क्ले किंग का ब्लैक ब्लेड है। इस तलवार को पाने के लिए मैंने कितना कुछ नहीं किया, लेकिन फिर ये इस आदमी के पास कैसे आया? ये तो एक ऐसी चीज से बनी है कि कोई नहीं जानता। इस तलवार को ऐसे वैसे शख्स को दिया भी नहीं जा सकता। इसे एक हाथ में लेकर कोई कैसे इतने तेजी से दौड़ सकता है? तुम्हारे जैसा शख्स आखिर में हो कैसे सकता है? नॉर राजा की ओर देखकर हंसने लगता है और राजा बुरी तरह से डर जाता है। वो सोचता है नहीं, अब मैं समझ चुका हूँ, इस अकेले शख्स ने मेरी पूरी फौज को धराशायी कर दिया। लगता है ये मुझे पूरी तरह से बेइज्जत करना चाहता है, तकलीफ देना चाहता है। नॉर फिर से स्माइल करता है और डर के मारे राजा का पैन गीला हो जाता है। वो किसी तरह से वहाँ से उठकर भागने लगता है। उसे लगा था नॉर उसे मारने ही वाला है और एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत में हम नॉर को देखते हैं जो कि पूरी तेजी से आर्मी की तरफ जाता है और सभी सिपाहियों के तलवार और शील्ड को उड़ा देता है। नॉर मन में सोचता है मुझे इनका ध्यान बताना होगा और इसी तरह से भागते हुए रास्ते में आने वाली हर चीज को डिफ्लेक्ट करना होगा ताकि रोलो, लिन और इनस वहाँ से भाग पाए। बीच में वो एक बार रुकता है और राजा की तरफ देखता है। वो सोचता है ये बुरा आदमी आखिर कौन है? सुनहरा चमकता आर्मर, घोड़ी को भी सुनहरा आर्मर पहनाया है। ये सब पहनकर ये यहाँ क्या कर रहा है? दिखने में तो ये आम शख्स लगता है। ये सोचकर नॉर फिर से हमले के लिए जाता है। इन सब के लिए मेरे पास अभी समय नहीं है। अगर इन सिपाहियों ने अपने हथियार फिर से पा लिए तो ये सब मुझ पर हमला कर देंगे। मुझे हर एक तलवार, हर एक शील्ड को डिफ्लेक्ट करना होगा। ये कहकर वो एजेस को भी तबाह कर देता है। वो राजा के पास जाता है। समझ नहीं आ रहा ये बुरा आदमी यहाँ क्यों है, लेकिन मुझे पहले इन हथियारों को पैरी करना होगा। नॉर इतनी तेजी से भागने के कारण वो बुरी तरह से थक जाता है। राजा कहता है तुम तो वही हो ना? नॉर सोचता है क्या ये बुरा आदमी मुझे जानता है? मुझे नहीं लगता है मुझे जानता है। इसके कपड़े तो काफी अच्छे हैं। सोचने का वक्त नहीं है, पहले जो जरूरी है वो करना होगा। और वो इस बार रैनेक को भी तबाह कर देता है। वो फिर से राजा के पास आता है। राजा गिड़गिड़ाने लगता है। नॉर समझ जाता है कि उस
आदमी को लगता है कि नॉर उसे मारने वाला है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जान लेने नहीं आया, और स्माइल करके उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है। नॉर की हंसी देखकर राजा और डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। नॉर सोचता है, अरे उसे मेरी बात समझ नहीं आई क्या? ठीक तभी नॉर का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसका शरीर अपने लिमिट तक पहुँच गया था। मेरा शरीर अब जवाब दे रहा है, मैं कल से अपनी हदों से बाहर काम कर रहा हूँ। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो बेहोश होने लगता है। रोलो, लिन, इनस, जल्दी यहाँ से भाग निकलो, वो मन में ही कहने लगता है। तभी वहाँ पर बाकी सभी सॉवरेन्स भी आ जाते हैं। गिलबर्ट ड्रैगरेव का इस्तेमाल करके नॉर को बचाता है और आसपास की तबाही को देखकर नॉर से पूछता है, क्या तुमने ये सब किया? तभी स्वॉर्ड्समैन सेंसे सिक भी वहाँ आता है और नॉर से कहता है, देखो तुम जो कोई भी हो, मदद के लिए शुक्रिया, यहाँ से हम संभाल लेंगे। गिलबर्ट और सिक हमला करने जाते हैं। सिक अपनी एक शक्तिशाली स्किल 1000 ब्लेड का इस्तेमाल करता है। नॉर ये देखकर सोचता है, इस स्किल को मैं जानता हूँ, ये तो वही तलवारबाज है जो मेरे लिए मिसाल रहे हैं। नॉर अपने मास्टर को देखकर खुश होता है। दूसरी तरफ हम ओकेन सेंसे और सेन को देख पाते हैं। ओकेन अपनी स्किल का यूज करता है और सिपाहियों को जकड़ लेता है। उधर दंडार्क अपना फौज लेकर वहाँ हमला कर देता है। ओकेन अपनी दूसरी स्किल से दुश्मनों को स्टोन के अंदर कैद कर लेता है। नॉर सभी सोवरेन्स को एक साथ देखकर बहुत ही खुश होता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये सब तो मेरे टीचर्स थे। हम कैरोक्स और मियाने को भी देख पाते हैं। मियाने पूछती है, ये आदमी क्या सच में? कैरोक्स कहता है, हाँ वो नॉर ही है। लिन, इनस और रोलो भी नॉर के पास पहुंच जाते हैं और लिन अपनी हीलिंग स्किल से नॉर को ठीक कर देती है। नॉर कहता है, मैंने बहुत आराम कर लिया, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, बहुत जोर से भूख लगी है। सिग ओकेन सेंसे से कहता है, हमें पता चला है कि अब और हमला नहीं होगा, लेकिन इनका एम्पायर यहाँ से भाग निकला है। ओकेन कहता है, तो वो बुरा यहाँ तक आ गया, शायद उसे अपनी फौज पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, उससे इतनी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी मुझे। तभी नॉर कहता है, आप उस बुरे आदमी की बात कर रहे हैं? मैंने उसे वहाँ पर देखा था, वो इतना अलग था कि उसे अनदेखा किया ही नहीं जा सकता था, उसका खोरा भी सुनहरा था। सिक कहता है, अगर वो बॉर्डर तक पहुँच गया तो हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। ओकेन सेंसे कहता है, हाँ लगता है अब हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम उड़ पाते तो शायद पकड़ा जा सकता था। तभी नॉर कहता है, उसे पकड़ने का एक तरीका तो है, लेकिन ये तरीका तभी काम करेगा अगर वो जिंदा हो। इसके बाद सब लोग ड्रैगन ऑफ कैलामिटी के पास जाते हैं और ओकेन सेंसे इतने बड़े ड्रैगन को देखकर कहता है कि वो जिंदगी में पहली बार इतने बड़े ड्रैगन को इतने पास से देख रहा है। सेन ड्रैगन को हील करने में लग जाता है और कहता है कि वो नॉर को पहचान ही नहीं पाया था। ओकेन सेंसे भी नॉर को देखकर हैरान होते हैं, क्या ये सच में नॉर है? तुम तो काफी बड़े हो गए हो। तभी ड्रैगन होश में आता है और दहाड़ने लगता है। रोलो कहता है कि ये ड्रैगन काफी गुस्से में है, ये कह रहा है कि इससे बदला लेना है और इसके लिए इसे परमिशन चाहिए। ओकेन सेंसे रोलो की स्किल्स को देखकर हैरान हो जाता है, क्या बात है, तुमने तो ड्रैगन ऑफ कैलामिटी को इतने आसानी से काबू कर लिया है। तभी रोलो कहता है, नहीं, वो अपना मास्टर नॉर सर को मानता है। नॉर कहता है, तो कौन कौन सवारी के लिए तैयार है? तभी लिन और इनस आगे आते हैं, क्योंकि लिन रोलो को अकेले नहीं भेज सकती और इसीलिए लिन के साथ इनस भी आती है। वो नॉर को भी अपने साथ आने को कहते हैं, लेकिन हम जान पाते हैं कि नॉर असल में ऊंचाई से डरता है, लेकिन वो रोलो को अकेले भी नहीं जाने दे सकता। वो बहुत बार सोचता है और आखिर में उनके साथ जाने का फैसला करता है। सेन भी उनके साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि इतने बड़े ड्रैगन को हील होते हुए ज्यादा देर नहीं हुई है, इसीलिए उसका ख्याल रखने के लिए वो जाएंगे। कैरोक्स भी साथ में जाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वहाँ तक उन्हें छिप कर जाना होगा और इसीलिए कंसीलमेंट का इस्तेमाल सबसे बेहतर कैरोक्स ही कर पाता है। तभी रिन और क्ले किंग यानी उनके पिताजी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। लिन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है और दौड़ते हुए उनके पास जाती है। रिन इनेस के पास आता है। इनेस राजकुमारी को उनके कहे जगह तक नहीं ले जाने के लिए राजकुमार जो भी सजा देने को चाहते हैं वो देने को कहती है। तभी रिन कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, गलती मेरी है, मैंने ही तुम्हें ऐसा करने को कहा था, लेकिन तुमने सही फैसला लिया है इनेस। राजकुमार रिन भी साथ में जाता है, क्योंकि नेगोशिएशन के लिए क्ले किंग की तरफ से कोई होना चाहिए। राजा रिन को जो सही लगे वो फैसला लेने का अधिकार देता है और साथ ही नॉर को भी सही फैसला लेने का अधिकार देता है और सबको सही सलामत वापस लाने को कहता है। अब रोलो अपनी शक्ति से ड्रैगन को उड़ाता है और सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उधर दंडार्क सिक से कहता है, तुमने नॉर से कुछ कहा क्यों नहीं? इतने सालों बाद वो तुम्हें मिला। सिक कहता है, अब लगता है कि उसकी जिंदगी में हमारी कोई जरूरत नहीं थी। हमारा ये सोचना बेवकूफी थी कि हम उसे अपने पास रखकर किसी चीज में माहिर बना पाएंगे। तभी वो उस सीन के बारे में सोचता है जब उसे आसमान पर तलवार, शील्ड और हथियारों को उड़ते हुए देखने को मिला। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना भी पावरफुल बन सकता है। अब लगता है कि मेरे पास दूसरों को सिखाने लायक कुछ बचा ही नहीं।
इसके बाद हम ड्रैगन को देख पाते हैं। रिन कैरोक्स से कहता है, क्या आपकी तरफ कुछ दिखाई दिया? वो जवाब देता है, नहीं मेरी तरफ कुछ नहीं है। क्या आपकी तरफ कुछ है राजकुमारी लिन? राजकुमारी भी ना कहती है। रिन कहता है, वो उम्मीद से ज्यादा तेज निकला। तभी लिन दूर कुछ देख पाती है और कहती है, वह देखिए कुछ तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हम डेरिडस को देख पाते हैं। कैरोक्स कहता है, यही वो कायर है, लेकिन हम एम्पेरियल कैपिटल के डिफेंस के पास है। अगर इससे आगे बढ़े तो हम पर भी हमला हो सकता है। तभी इनेस रिन और लिन से इजाजत मांगती है और वो दुश्मन की डिफेंस सिस्टम को तबाह करना चाहती है। रिन इजाजत दे देता है और इनेस अपनी डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है। वो सारे डिफेंस सिस्टम को एक एक करके तबाह कर देती है। रिन कहता है, यहाँ से ही हम जो भी एक्शन लेंगे वो सीधे जंग पर असर पड़ेगा। लिन तुम तैयार तो हो ना? लिन भी हाँ कहती है। यहाँ पर जो भी है उनके पास लाजवाब शक्तियाँ हैं जो एक दूसरे से बढ़कर है। ऐसे मुझे फिक्र की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ है नॉर सेंसे। वो यहाँ सबसे शक्तिशाली है और चुप रहकर सबको समझ रहे हैं। यही वक्त है दुश्मनों को दिखाने का कि इस बार उन्होंने सीधे शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। लेकिन हम देख पाते हैं कि नॉर तो आराम से वहाँ पर सो रहा था। हम राजा डेरिडस को देख पाते हैं जो अपने राज्य तक पहुँच चुका था। वो बहुत गुस्से में अंदर जाता है और कहता है, मेरा खून खोल रहा है। वो वहाँ मौजूद सभी के ऊपर फड़कने लगता है। कामचोर कही के, तुम्हारे इसी कामचोरी की वजह से इतने अच्छे टूल्स होने के बाद भी हम हार गए। तभी वो लोग ड्रैगन ऑफ कैलामिटी को महल की ओर आते हुए देख पाते हैं। राजा कहता है, ये नामुमकिन है, मैंने तो इसे रायनक से मार डाला था, तो आखिर ये जिंदा कैसे हो गया? क्या क्लेस ने इसे फिर से जिंदा कर दिया? लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? शायद ये उसी का काम होगा, वो भयानक शख्स जिसके पास इस दुनिया से परे इतने सारे शक्तियाँ हैं। राजा पूरी तरह से पगला जाता है और गुस्से में अपने ही एक बंदे को पीट देता है। कैप्टन राजा को धीरज से काम लेने को कहता है, लेकिन पागल राजा उसे भी गाली देने लगता है। इतनी बेइज्जती सुनने के बाद कैप्टन वहाँ से जाने लगता है। अब राजा बाकी मौजूद सभी से कहता है, अब समय है गैरानोस की तैयारी का, जाकर जल्दी से उसे तैयार करो। बाकी लोग इस नाम को सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, महाराज गैरानोस तो अभी भी टेस्टिंग पीरियड में है और आउटपुट ज्यादा होने से निशाना ठीक से नहीं लगता। हमारे हिसाब से इसे अभी चलाना बहुत खतरनाक है। लेकिन राजा और गुस्सा हो जाता है और एक को मुक्का मार के दूर फेंक देता है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, जल्दी से उसे तैयार करो और हमला करो। सिपाही गैरानोस को तैयार करते हैं और उससे एक जोरदार हमला करते हैं। राजा कहता है, अब तुम्हारा सामना होगा मेरे साम्राज्य के सबसे जबरदस्त हथियार से। अब तुम्हें पता चलेगा कि डेरिडस से उलझने का क्या अंजाम होता है। हमला सीधे ड्रैगन की तरफ जाता है, लेकिन ठीक तभी नॉर वहाँ आकर उससे भी पैरी कर देता है। अब माना बीम्स ऊपर जाकर मल्टीपल बीम्स में टूट जाती है और उनके ही राज्य के ऊपर गिरने लगती है। राजा के सलाहकार ये सब देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। फार में जाओ तुम सब, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। और राजा शहर की तबाही देखकर रोने लगता है। नॉर हमले को तो पैरी कर लेता है, लेकिन इससे वो नीचे गिरने लगता है। वो तलवार को ढाल बनाकर महल के अंदर गिरने लगता है। उधर कैप्टन और उनके साथी राजा को घेर लेते हैं और इतनी सारी तबाही करने के लिए उसे वहीं पर ही जान से मारने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन ठीक तभी नॉर डायरेक्ट उसी जगह पर गिरता है। कैप्टन सोचता है कि नॉर राजा को बचाने आया है, लेकिन नॉर समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उस पर हमला होने लगता है। कैप्टन कहता है कि उनके राजा की वजह से आज उनका राज्य खतरे में है, आज उन्हें मरना ही होगा, और राजा पर एक बॉम्ब फेंक देता है। नॉर राजा को बचाते हुए उसे एक लात मार के दूर फेंक देता है। नॉर कहता है, एक बुरे आदमी के साथ इतना बुरा सुलूक क्यों कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? वो राजा पर फिर से हमला करता है और नॉर उसे फिर से बचाने के लिए दीवार से बाहर निकाल के दूसरी ओर फेंकता है। नॉर राजा को बचाने की कोशिश में उसका हाल और खराब कर रहा था। कैप्टन कहने लगता है कि सिर्फ उनकी वजह से आज दुश्मन इतने करीब आ चुका है, लेकिन उन लोगों को और किसी से भी लड़ने में दिलचस्पी नहीं है। अगर हम उनको राजा का सर देंगे तभी हमारा देश बचेगा। लेकिन ठीक तभी लिन के साथ बाकी सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सेन कहता है, रुक जाइए, हमने आपकी हर बात सुन ली है। रिन नॉर से कहता है, नॉर सर अब चिंता मत कीजिए, अब हम यहाँ से संभाल लेंगे। नॉर कहता है, अच्छा यही होगा कि बातचीत से मामला सुलझ जाए। मैं इन लोगों से भी यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग मेरी बात सुन ही नहीं रहे। नॉर और लिन वहाँ से चले जाते हैं। राजकुमार रिन कहने लगता है, सर्किट ऑफ 10 के मेंबर से मिले मुझे काफी वक्त हो गया था, आपकी तलवारों की अब और जरूरत नहीं है। पहले मैं आपके महाराज से बात करना चाहूंगा। रिन राजा के पास जाता है और राजा उसे माफ कर देने को कहने लगता है। रिन कहता है, माफ कर दे? तो अब आप हमारे सामने माफी की भीख मांग रहे हैं? तो ठीक है, हम आपको जरूर माफ कर देंगे, लेकिन मेरे राज्य से लगभग 23 लोग गायब हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। 19 लोग इमारतों के मलबे के नीचे आकर मर गए, 13 लोगों को जिंदा जला दिया गया, 30 लोग घायल हैं। आप जानते हैं हमारे देश का कितना नुकसान हुआ है? राजा पूछता है, आखिर तुम चाहते क्या हो?
रिन कहता है, जैसा कि मैंने कहा, आपको हम जरूर माफ कर देंगे, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि आपको हर एक तकलीफ से गुजरना होगा जो मेरे देश के लोग इतने समय से सह रहे थे। उसके बाद मैं आपसे जंग से हुई नुकसान की भरपाई के बारे में बातचीत करूंगा। राजा हैरान हो जाता है। रुक जाओ, क्या मतलब है तकलीफें सहू? तभी सेन राजा के पास आने लगता है। आप फिक्र मत कीजिए, आप ये सारी तकलीफों को सहते हुए मरेंगे नहीं। मैं आपको इतना तो ठीक करूंगा कि आप बातचीत करने लायक रहे, और अगर आप बेहोश हो गए तो होश में लाने के लिए मैं तो हूँ ही। राजा फिर से डर के मारे अपना पैन गीला कर देता है। रिन राजा के पास आता है और कहता है, फिक्र मत कीजिए, हमारे लोगों का दिल आपकी तरह इतना भी कठोर नहीं है। तभी सीन चेंज होता है और हम रोलो को ड्रैगन के पास सोते हुए देख पाते हैं। लिन अपनी स्किल से नॉर को हील करती है। दोनों राज्य की ओर देखते हैं। उस रोशनी की वजह से राज्य पूरी तरह से तबाह हो गया था। नॉर ये देखकर थोड़ा बुरा महसूस करता है। तभी रिन और बाकी दोनों नॉर के पास आते हैं। रिन कहता है कि जंग अब खत्म हो चुकी है, अब हम यहाँ से जा सकते हैं। नॉर उस एम्परर के बारे में पूछता है। रिन कहता है, एम्परर ने राज्य छोड़ने का फैसला किया है और उनके जाने के बाद उसका पोता राज गद्दी संभालेगा। उधर सर्किट ऑफ 10 के मेंबर्स भी आते हैं और कहते हैं, आप ही नॉर सर है ना, हम गुस्ताखी के लिए माफी चाहते हैं। एक गलत फहमी की वजह से हमने आपके ऊपर हमला किया। नॉर कहता है, माफी की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बुरे आदमी के साथ फिर से कभी भी ऐसा सलूक मत कीजिए। सर्किट ऑफ 10 कहता है, आज से हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, कोई भी जरूरत हो तो हमें जरूर याद कीजिए। इसके बाद सभी लोग ड्रैगन पर बैठते हैं। रैंडियस कहता है, मैं हूँ सर्किट ऑफ 10 का हेड रैंडियस, उम्मीद करता हूँ आपसे फिर से मुलाकात जरूर होगी नॉर सर। नॉर भी हाँ कहता है और रोलो ड्रैगन को उड़ाकर वहाँ से जाने लगता है। कुछ देर बाद सभी राजधानी पहुंच जाते हैं। रिन अपने पिता से मिलता है और कहता है कि जंग अब खत्म हो चुकी है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं। राजा कहता है कि रिन ने अपनी समझदारी से बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन पहले हमें नॉर को शुक्रिया अदा करना चाहिए। इन्होंने तो जैसे करिश्मा ही कर दिखाया, इनको तो खास इनाम देना चाहिए। नॉर इनाम के बारे में सुनकर हैरान होता है और कहता है, नहीं, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। लेकिन राजा नॉर से बहुत फोर्स करता है और कुछ न कुछ तो इनाम में लेने को कहता है। नॉर बहुत सोचता है और कहता है, ठीक है, तो फिर मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं इस लड़के रोलो के लिए कुछ मांगना चाहता हूँ। इसका कोई परिवार नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये हमारे राज्य में दूसरे लोगों की तरह ही एक आम जिंदगी जिए। आप मेरे लिए कोई घर या जमीन देना चाहते हैं ना, तो फिर ये सब इसे ही दे दीजिए, साथ में अच्छे कपड़े और अच्छा खाना भी। अगर रोलो नहीं होता तो हम इस जंग को इतनी जल्दी कभी भी खत्म नहीं कर पाते। राजा सोचने लगता है, ये चाहे तो कुछ भी मांग सकता था, लेकिन इस लड़के को चुना। एक डीमन फोक को बराबर का दर्जा देने से थियोक्रेसी और मित्रा से रिश्ता खराब हो जाएगी, जिनकी नजरों में ये एक दुश्मन है। तभी नॉर फिर से कहने लगता है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कोई इनाम देना चाहते हैं तो वो किसी और को दे दीजिए। जंग में कितने लोगों ने अपना घर गंवाया, दौलत होने का आखिर फायदा क्या अगर गरीबों की मदद न की जाए। राजा कहता है, हाँ, बात तो सही है, आपने काफी सही बात की है, और हंसने लगता है। रोलो सोचने लगता है, जब ब्लैक डेथ ड्रैगन उसे मारने वाला था तब उसने आखिरी ख्वाहिश की थी कि अगर उसका फिर से जन्म हुआ तो उसे कोई पीटे ना और अच्छा खाना भी मिले और किसी के काम भी आ सके। तभी सीन चेंज होती है और हम रोलो को एक कमरे में देख पाते हैं। वो इनेस के साथ खाना खाने बैठता है। इनेस कहती है कि कुछ दिनों के लिए रोलो उसके साथ उसकी हिफाजत में रहेगा और यही सही रहेगा। रोलो, खाना गर्म होते ही इसे खा लो, ठंडा होने के बाद ये अच्छा नहीं लगेगा। रोलो चौंक जाता है और पूछता है, क्या ये सब कुछ मेरे लिए है? क्या ये मैं खा सकता हूँ? इनेस कहती है, हाँ, ये सब तुम्हारे लिए है, तुम जितना हो सके खा सकते हो। रोलो खाना शुरू करता है और रो पड़ता है। वो इतना भूखा था कि जल्दी जल्दी खाने लगता है। इनेस भी उसे देखकर बहुत खुश होती है। हम क्ले किंगडम यानी राजधानी को देख पाते हैं, जो दुश्मन के हमले से काफी ज्यादा तबाह हो चुका था। लोग एक एक करके फिर से राजधानी के अंदर जा रहे होते हैं और अपने घर और दुकानों को फिर से ठीक करने में लग जाते हैं। उधर से नॉर भी जा रहा होता है और वो सोचता है, कितनी बर्बादी हुई है। उम्मीद करता हूँ कंस्ट्रक्शन साइट के मेरे साथी सही सलामत है। वो गिल्ड हेडक्वार्टर को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है और नीचे पड़ा हुआ उसका साइन बोर्ड उठा लेता है और अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगता है, जब वो एक भी स्किल सीख नहीं पाया था। वो सोचता है, यकीन नहीं होता कि आज मैं अपने सारे टीचर से मिला, मैं उनसे पूरे 15 साल बाद मिला। तभी सीन चेंज होता है और हमें 15 साल पहले का क्ले किंगडम को दिखाया जाता है। ये उन दिनों की बात है जब नॉर पहली बार एक एडवेंचरर बनने के लिए आया था। वो सोर्समैन सेंसे यानी 6 से सीखने को जाता है और ट्रेनिंग शुरू कर देता है।
सिख नॉर को देखकर सोचता है ये ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक टिक पाएगा, लेकिन नॉर 10 दिन होने के बाद भी ट्रेनिंग करता जाता है। एक ट्रेनिंग के दौरान तो नॉर इतनी बहादुरी दिखाता है कि उसके एक हाथ में चोट लग जाती है और तलवार नीचे गिर जाता है, लेकिन नॉर फिर से दूसरे हाथ से तलवार उठा लेता है और खड़ा हो जाता है। सिख ये देखकर सोचता है शरीर और मन के जवाब देने के बाद भी इस बच्चे की आंखों में इतना यकीन कैसे हो सकता है, इसमें जरूर कुछ खास बात है। एक दिन सिख नॉर को अकेले मैदान में ले जाता है और अपनी एक मूव को दिखाता है जो कि काफी तेज होता है। नॉर इसे देखकर काफी इम्प्रेस होता है। सिख सोचता है हाँ ये टेक्निक बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये इतनी तेज है कि मेरी तलवार भी मुझसे मुश्किल से संभलती है, फिर इसके जैसा एक बच्चा कैसे देख पाएगा। तभी नॉर कहने लगता है हर वक्त उसकी रिदम बिल्कुल एक जैसी थी, बिल्कुल खरी जैसा, ता 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 ता। ये देखकर सिख हैरान हो जाता है और सोचता है कि इसमें सच में कुछ तो बात है, ये एक दिन मुझसे भी ज्यादा ताकतवर तलवारबाज बन सकता है। इसी तरह से 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन नॉर तब भी पैरी करने के अलावा कोई भी नई स्किल सीख नहीं पाता। सिख ये देखकर नॉर को दूसरे ट्रेनिंग स्कूल में जाने को कहता है और दूसरे हुनर में काम करने को कहता है। इसके बाद नॉर वॉरियर स्कूल में जाता है, लेकिन वो बहुत ही दुबला पतला होता है। सेंसे ट्रेनिंग शुरू करवाता है और नॉर 2 महीने तक कड़ी मेहनत करता है। उसे एक इंसिडेंट के दौरान एहसास होता है जैसे कि नॉर का जिगर लोहे से बना है और सही स्किल सीखने के बाद ये एक अनोखी शील्ड बनेगा। लेकिन उधर भी 3 महीने के बाद उसे कहा जाता है कि वो सिर्फ वहाँ पर फिजिकल एनहेंसमेंट ही सीख पाया है और कोई भी नया स्किल सीख नहीं पाया और उसे किसी और स्कूल में जाने को कहा जाता है। नॉर अगले स्कूल में जाता है और वहाँ पर इंस्ट्रक्टर मिया ने उसे एक पत्थर देती है और दूर एक लकड़ी पर निशाना लगाने को कहती है। नॉर 2 बार सही निशाना लगाता है। इसके बाद उसे एक थाल में निशाना लगाने को कहा जाता है। नॉर कहता है कि उसे तीर कमान चाहिए, वो निशाना लगाते लगाते बोर हो चुका है। मिया ने भी उसे तीर कमान दे देती है, लेकिन नॉर का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा था कि कमान पकड़ते ही टूट जाती है। वो बहुत बार कोशिश करता है लेकिन हर एक कमान टूट जाती है। इस बार मिया ने गुस्सा होकर अपनी ही कमान को उसे दे देती है, ये लो, ये बिल्कुल ही नहीं टूटेगा। लेकिन आखिर में वो भी टूट ही जाती है। 3 महीने तक वो सिर्फ पत्थरों से निशाना लगाता है, लेकिन नॉर फिर भी कोई भी न्यू स्किल सीख नहीं पाता और मिया ने उसे वहाँ से भी चले जाने को कहती है। इस बार नॉर थीप स्कूल जाता है और कैरोक्स उसका ट्रेनिंग शुरू कर देता है। उसे और उसके साथ बाकी लोगों को एक जगह के अंदर छुप कर जाने को कहता है और सभी ट्रैप से भी बचने को कहता है। लेकिन नॉर बिना कुछ सोचे समझे पूरी तेजी से हर एक ट्रैप पर अपना पैर रखकर आगे बढ़ने लगता है। वो हर एक ट्रैप को डॉज करके वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होती है और कैरोक्स नॉर से कहता है ना तो तुम संदूक खोल सकते हो, ना तो तुम ताला तोड़ सकते हो और ना ही दुश्मनों को ढूंढ पाते हो, इसीलिए ये स्कूल तुम्हारे लिए बिल्कुल ही नहीं है। नॉर वहाँ से निकल के ओकेन सेंसे के पास जाता है और 2 महीने तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी कोई भी स्किल सीख नहीं पाता। ओकेन के पास और कोई चारा नहीं होता और इसीलिए वो नॉर को मैजिक रेजोनेंस चैम्बर में बिठाने का फैसला करता है, जिससे उसके अंदर की ताकत जग सके। वो नॉर को अंदर जाने को कहता है, लेकिन साथ पे यह भी कहता है कि जैसे ही उसे तकलीफ होने लगे वो तुरंत वहाँ से बाहर निकल आए। वो कई दिनों तक चैम्बर के अंदर ही रहता है, जिसे सुनकर ओकेन दौड़ते हुए उसके पास आता है, क्योंकि कोई भी इतने समय तक उसके अंदर बैठ नहीं सकता, इससे उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन ओकेन जब नॉर को देखता है तब वो हैरान हो जाता है और पूछता है कि उससे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। नॉर कहता है नहीं तो, और ओकेन को वहाँ से चले जाने को कहता है। बाद में नॉर चैम्बर से निकल के ओकेन के पास आता है और उसका टाइनी फ्लेम दिखाता है। ओहो, तो तुम इतने दिनों में सिर्फ टाइनी फ्लेम को ही सीख पाए, मैंने तुम्हारे जैसा इतना कम हुनरमंद लड़का आज तक नहीं देखा। ठीक तभी नॉर दूसरे हाथ से भी टाइनी फ्लेम जला देता है, जिसे देखकर ओकेन पूरी तरह से चौंक जाता है। आखिर ये इसने कैसे कर लिया? ये तो 2 फोल्ड कास्टिंग है, जिसे मुझे सीखने में 50 साल लग गए और इसने सिर्फ ये 3 महीनों में ही सीख लिया। नॉर बहुत निराश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो सेन के पास जाता है। सेन कहता है कि नॉर को अब तक राइट ऑफ ब्लेसिंग नहीं मिला है और इसीलिए वो उसे ट्रेन नहीं कर सकता। नॉर भी कहता है कि जब तक उसे वो ट्रेन नहीं करेंगे वो वहाँ पर ही खड़ा रहेगा। सेन कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। नॉर वहीं पर ही खड़ा रहता है। बाहर ठंड बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी नॉर वहाँ से नहीं हिलता। इस तरह से एक एक करके दिन जाने लगता है। सेन भी उसके सामने से बहुत बार आता जाता रहता है, लेकिन वो नॉर से कुछ नहीं कहता। नॉर ऐसे ही वेट करते करते एक दिन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और तभी सेन आकर उसे पकड़ लेता है। सेन उसे ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है। वो 3 महीने तक ट्रेनिंग करता है, लेकिन सिर्फ लो हिल ही सीख पाता है, यानी कोई भी नई स्किल सीख नहीं पाता। सेन उसे भी वहाँ से जाने को कहता है। सेन कहता है कि बिना किसी स्किल होते हुए भी लो हिल से छोटे मोटे खरोच को ठीक करना एक बहुत ही बड़ी बात है।
नॉर वहाँ से चला जाता है। तभी सीन के पास एक आदमी आकर कहता है कि उसे नॉर के बारे में कुछ कहना है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सभी सॉवरेन्स को एक साथ देख पाते हैं। डनडर्क पूछता है क्या वो राजधानी छोड़ के चला गया। सेन कहता है मुझे उसे कल जाने ही नहीं देना चाहिए था। मिया ने कहती है तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई, वो अपना ख्याल अच्छी तरह से रख सकता है। सेन कहता है कि अगर और कुछ वक्त दिया जाए तो उस जैसा हुनरमंद लड़का पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। ओकेन सेंसे भी सेन की बातों से सहमत होता है। सेन सभी को कहता है कि वो 6 एक साथ मिलकर नॉर को ट्रेनिंग देंगे और इसमें बाकी सब भी सहमत देते हैं। तो ठीक है, हम अभी उसे ढूंढने चलते हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट की स्टोरी को दिखाया जाता है। नॉर गिल्ड मास्टर के रूम के अंदर आता है और मास्टर को सही सलामत देखकर बहुत ही खुश होता है। मास्टर कहने लगता है अच्छा ये बताओ, तुम तो मित्रा जाने वाले थे ना, अच्छा हुआ तुम नहीं गए। राजधानी का हालत तो तुमने देखा ही है, तुमने तो धूल से नहा लिया है भाई। नॉर कहता है हाँ आज मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, हमें सच में बहुत मेहनत करनी पड़ी, अभी काफी थक भी गया हूँ। मास्टर कहता है अच्छा नॉर मैं जानता हूँ तुम थक गए हो, हम सब लोग ने आज बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन मैं बता दूं कि बिल्डर गिल्ड का जो हेड है वो तुम्हें चारों तरफ ढूंढता फिर रहा है, शायद उसे मलबा हटाने में और नए घर बनाने में तुम्हारी मदद चाहिए। नॉर कहता है हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, तो बताइए मुझे कहाँ जाना है। मास्टर नॉर को पता रहता है और नॉर उस जगह पर पहुँच जाता है। नॉर बहुत ही जल्दी काम करता है और बाकी लोग भी नॉर के साथ काम करके बहुत ही खुश होते हैं। नॉर सोचने लगता है आज तो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, मैंने बग्गी की सवारी की, मैं रोलो से मिला, लिन ने मुझे अपनी मैजिक से दूर फेंका, कितना कुछ हुआ, लेकिन लिन के मैजिक का वो असर याद रह गया। शरीर थक गया है और काफी भूख भी लग रही है मुझे, लेकिन अभी बहुत सारा काम करना है, बाकी बाद में देखा जाएगा। और नॉर काम में लग जाता है। इसके बाद हम रिन और राजा को देख पाते हैं। राजा कहता है तो आखिर में थियोक्रेसी और मित्रा भी डेरिडस के षड्यंत्र में शामिल था। रिन कहता है जी, मिनोटॉर के देखे जाने से मैजिक एम्परर के हथियार तक सब में माना स्टोन शामिल था, जो सिर्फ मित्रा में ही मिल सकता है। राजा कहता है लेकिन फिर भी हमारे देश में भरोसेमंद लोग बहुत सारे हैं और हमें एक एक करके सभी सॉवरेन्स को दिखाया जाता है कि कैसे वो लोग राज्य के लोगों की मदद कर रहे थे, और सबसे अहम बात ये है कि हमारे राज्य में वो शख्स है। तभी लिन सभी के लिए खाना लेकर आती है और लिन नॉर को देखकर उसे कल के मदद के लिए शुक्रिया अदा करती है और नॉर से भी खाना शेयर करती है। वो नॉर से जाने की परमिशन मांगती है और बाकी लोगों की मदद करने और खाना शेयर करने चली जाती है। नॉर से आप अपना ख्याल रखना। नॉर खाना खाकर काम करने के लिए तैयार होता है और अपने तलवार की ओर देखकर सोचता है ये सच में कमाल की तलवार है, मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ और उन एडवेंचर्स पर जाना चाहता हूँ जो डैड मुझे कहानियों में सुनाया करते थे। वो मेरा सपना है सच में, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ के लोगों की मदद करनी है। वहाँ एक आदमी आता है और उसे दूसरी जगह में मदद करने को कहता है और ठीक तभी बिल्डिंग का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगता है। तभी नॉर बिजली की रफ्तार से जाकर उसे बचा लेता है। नॉर कहता है तो अब जाकर शुरू हुआ है मेरा असली काम, और इस एपिसोड के साथ सीजन 1 भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई पेरी एवरीथिंग एनिमे सीरीज की सीजन 1 के सारे एपिसोड्स को हमने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक बाकी एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए। ये एनिमे सीरीज इतना तो पॉपुलर नहीं है, लेकिन एक फील गुड और इजी टू अंडरस्टैंड एनिमे है। मुझे तो ये सीरीज अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। न्यू एनिमे सीरीज की कहानी को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं एक नए एनिमे सीरीज के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी एंड फिट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।